अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, नया दिन मुबारक। मैं हूं आपके साथ महक असलम और मैं हूं सैयद फैसल करीम। नया दिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। बहुत सी अहम स्टोरीज हैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए और उन सबका लुब्बे लुबाब ये है कि आपने घबराना नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी ये कह रहे हैं सबको T20 वर्ल्ड कप के लिए जाने वाली कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड से वो मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी खिलाड़ियों को थपकी दी और कहा कि शाहीनों, कीवी टीम का दौरा मंसूख होने पर घबराना नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में पूरी घन गरज से दुनिया पर धाक बिठानी है। वज़ीर आज़म ने T20 स्क्वाड को मैदान में पूरे एतमाद के साथ बेधड़क बेखौफ होकर खेलने का मशवरा दिया और भारत को हराने समेत कई तजुर्बात भी शेयर किए और नो अदर बेटर पर्सन देन इमरान खान के जो बताए कि उनका, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना एज ए क्रिकेटर, एज ए कैप्टन, उन्होंने भारत को बड़ी कुट लगाई है। वो चाहे 1986 का ऑस्ट्रेलिया कप हो या फिर 1982 का कराची का टेस्ट मैच हो या फिर 1985 जो है जिसमें 6 विकेटें ली थी इंडिया के अगेंस्ट। सो ही नोज हाउ इंडियन बैटिंग एंड टीम ऑपरेट्स। तो ज़रूर एक बड़ी ज़बरदस्त कल मीटिंग हुई होगी जनाब। और जो जैसे फैसल कह भी रहे ना कि खेल का फ़लसफ़ा भी समझा दिया, तो ये अगर हमारे जो नए क्रिकेटर्स हैं वो खान साहब के नक्शे कदम पर, क्रिकेट के मामले में स्पेशली नक्शे कदम पर चलें तो बड़ी कामयाबी मिलेगी। इमरान खान के माजी की दरख्शा रवायात का हवाला भी दिया गया। बोले मैदान में डट जाने वाले ही सुरखरू होते हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान मुकम्मल महफूज मुल्क है। इंटरनेशनल क्रिकेट मुल्क में जल्द वापस आएगी इंशाल्लाह। हमारी भी यही दुआएं हैं और काविशें भी यही हैं। इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात करके चेयरमैन पीसीबी ने क्रिकेट की बेहतरी पर तफसीली बात भी की है। ज़रा क्रिकेट की ही बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने वाली साजिश अगर आपके सामने रखें हम, तो दौरे न्यूजीलैंड की अचानक मनसूखी का जाल भारत में बुना गया था। अब आपको ज़रा शेख रशीद साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करने की ज़रूरत है कि जैसे ही न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेलने से मना किया, वापस गई, उसी टाइम शेख साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये दस्तानों वाले हाथ के काम है। वो दस्तानों वाले हाथ जो उस दिन उन्होंने कहा था, ये कल खुल के सामने आ गए। केवीएस को जाली आईडी के ज़रिए धमकियों भरी ईमेल्स भारत से भेजी गई हैं। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने भारत की मकरू चालों का पोस्टमार्टम कर दिया। चौधरी फवाद हुसैन ने बताया कि ओम प्रकाश मिश्रा नामी शख्स ने मुंबई से डिवाइस इस्तेमाल की। हमजा आफरीदी के नाम से आईडी बनाकर लोकेशन सिंगापुर की दी गई। मार्टिन गप्टिल की अहलिया को ईमेल के जरिए कत्ल की धमकी दी गई। भारतीय अखबार ने एहसानुल्लाह एहसान की जाली पोस्ट पर आर्टिकल लिख दिया। प्रोग्राम में आगे चलकर इस साजिश पर हम मजीद बात करेंगे। साजिशें नाकाम लेकिन हुई हैं। आज से मैदान फिर से सजेंगे, चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे, जोश खरोश होगा, क्योंकि नेशनल T20 का मेला आज से रावलपिंडी में मुनक़िद होगा। इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी होंगे इन एक्शन और हम देखेंगे कि जो मैदान में चौके छक्के लग रहे हैं उसकी जो आवाज़ें हैं वो हमें यकीनन बाहर भी सुनाई देंगी और अपनी इंशाल्लाह अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ के इसको बड़ा एंजॉय भी करेंगे। बाबर आजम सेंट्रल पंजाब की क़यादत करेंगे। शादाब खान नॉर्दर्न, मोहम्मद रिजवान खैबर पख्तूनख्वा और सुहेब मकसूद सदर्न पंजाब, इमामुल हक बलूचिस्तान और सरफराज अहमद सिंध की कप्तानी करते हमें नजर आएंगे। बाबर आजम कहते हैं कि इवेंट से वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ियों की अच्छी तैयारी होगी। चले ये भी एक तरह से कि वो प्रैक्टिस में आ जाएंगे और एक अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह हमें वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे। अब ज़रा परफॉर्मेंस की बात करें तो कोरोना की परफॉर्मेंस क्या है मुल्क भर में, वो हम आपके सामने रखते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर जो है उसके वार अब कम होने लगे हैं। ये एक अच्छी बात है, वो इसलिए क्योंकि हम आप मिलकर तमाम SOPs पर अमल करना शुरू हो चुके हैं। एक दिन में 58 मरीज जान से गए हैं और मजमूई अमवात 27,432 हो गई है। 2,357 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह की अगर बात की जाए तो 4.89% अभी तक है। तो इट्स गुड कि ये डिक्लाइन पर है रेट, लेकिन खुदा का वास्ता इसको आप टू अर्ली सेलिब्रेट ना करें। जिस हिसाब से आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं उस हिसाब से प्लीज़ करवाते रहें। खैर, एक और बड़ा आम मामला, आज से आटा 55 रुपये किलो और चीनी 90 रुपये किलो मिलेगी। घी और तेल की कीमत में भी 50 रुपये फ़ी किलो कमी होगी।
वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने आवाम को ये खुशखबरियाँ सुना दी हैं। मुआविन खुसूसी फूड सिक्योरिटी जमशेद चीमा कहते हैं कि फ्लावर मिल्स ने आटा 55 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करने पर इत्तफाक किया। जहाँ कीमत ज़्यादा होगी भैया वहाँ रिपोर्ट किया जाएगा, और अगर रिपोर्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर हम ये कहेंगे कि कोई ना कोई मिडिल मैन या आड़ती दरमियान में आ गया। गरीबों के लिए कीमत 43 रुपये होगी। खुशखबरियाँ तो सुनाई जाती हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। मार्केट जाओ तो सब कुछ महंगा मिलता है और आपको याद होगा पूरे रमज़ान नए दिन की कैंपेन रही। पूरे रमज़ान हमने आपको बताया कि किस तरह से मिडिल मैन दरमियान में आता रहा। कहते तो ये थे फैसल कि इवन आप भी उसका हिस्सा रहे हैं कि जनाब चीज़ें बड़ी सस्ती मिल रही हैं, लेकिन जब जाते थे खरीदने तो दुगनी तीन गुना जो है कीमतों में इजाफा होता था। कि पीछे से महंगा और फिर अवाम मजबूर होते हैं खरीदने पे। वो बेचारे क्या करें, पीछे से कहाँ से महंगा था। खैर, लेकिन कुछ कुव्वतें हैं जो कि नहीं चाहती कि पाकिस्तान खुशहाल नजर आए, नहीं चाहती कि यहाँ पर अमन हो, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के जो खेल के मैदान हैं वो आबाद हो। इसीलिए तो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल साजिशें किए जाते हैं। अमनो अमान को तबाह करना हो या आलमी बिरादरी को पाकिस्तान से दूर करना हो, मुल्क दुश्मन अनासिर ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। ये दुश्मनों की साजिश ही थी कि पाकिस्तान से कई साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट दूर रही। हमने मेहनत की, हमने बताया कि हमारा मुल्क खुशहाल है। हुकूमत पाकिस्तान, सिक्योरिटी इदारों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की काविशों के नतीजे में मुल्क के मैदान फिर से आबाद हुए। हमने देखा कि किस तरह से मुल्क के मैदान है वहाँ पर छक्के चौकों की बहार आई और एक मुश्किल मरहले के बाद हमने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान कितना महफूज मुल्क है। टीमों ने दौरे करना यहाँ पर शुरू किए, PSL के रंगारंग मेले यहाँ पर सजे और फिर अचानक क्या हुआ वो आपको पिछले हफ्ते वाला वाक़या याद होगा कि सब कुछ दोबारा से बदल गया। एक लम्हे में, एक चुटकी में सब कुछ बदला। पहले सिक्योरिटी को बहाना बनाकर बग़ैर तफसील शेयर किए न्यूजीलैंड बग़ैर खेले वापस चली गई। फिर इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार किया और वफाकी वज़रा जो थे वो मुसलसल इशारा देते रहे कि इसके पीछे कोई साजिश है। वैसे वो इशारा ना भी देते तो सबको ही पता था कि वो क्या है। अब वो साजिश हो गई है बेनकाब। दौरा न्यूजीलैंड की अचानक मनसूखी का जाल कहाँ बुना गया? भारत में। न्यूजीलैंड को जाली ID के जरिए धमकियों भरे पैगामात भारत से भेजे गए। भारतीय अखबार में एहसानुल्लाह एहसान की जाली पोस्ट पर आर्टिकल लिख दिया गया। हमजा आफरीदी के नाम से एक ईमेल ID बनाई गई। VPN की लोकेशन सिंगापुर की लगाई गई ताकि भारत की लोकेशन मालूम ना हो सके। जो डिवाइस न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को थ्रेट देने के लिए इस्तेमाल हुई वो भारत की थी। ओम प्रकाश मिश्रा ने मुंबई से उस डिवाइस को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को हाइब्रिड और 5th जनरेशन वॉर का सामना है। ऐसे में वफाकी वज़रा का कहना है कि न्यूजीलैंड की हुकूमत इस थ्रेट को हमारे साथ शेयर करे जो उन्हें मिली है। और ये पाकिस्तान ही नहीं, आलमी क्रिकेट के खिलाफ भी साजिश है। जाहिर सी बात है कि जब हम बात करेंगे इस हवाले से तब भारत का ये घिनौना चेहरा बेनकाब किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत जिसने एक इतनी खूबसूरत गेम को, एक जेंटलमैन गेम को इस तरह से दहशतगर्दी की नज़र कर दिया, यानी किसी भी हद तक गिर सकता है भारत, यानी किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक घिनौना प्रोपेगेंडा कर सकता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि कैसे महीना पहले ही भारतीयों ने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए थे कि ऐसा हो सकता है। कैसे पता था भैया आपको? और दूसरी बात है कि जो इनका मीडिया इस वक्त कर रहा है ना, दैट इज एडिंग एब्सोल्युटली फ्यूल टू फायर। हम बात करेंगे इसी मामले पे। हमें ज्वाइन किया है यॉर्कर स्पेशलिस्ट साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल ने। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। ये सारी जो साजिश हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ, ये बिलाखिर बेनकाब हुई है। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का रवैया, हालिया सबूतों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हमारे अपने बोर्ड ने, PCB ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टांस लेना होगा कि हमारा क्या स्टांस है। जिस तरह से चेयरमैन साहब ने परसों जो अपना मैसेज दिया है, बड़ा स्ट्रांगली मैसेज दिया, बड़ा ज़बरदस्त। उनके जो बॉडी लैंग्वेज से, बड़ा एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने अपना मैसेज फॉरवर्ड किए हैं कि जो भी टीम विदाउट एनी ऑथेंटिक प्रूफ के और विदाउट एनी इंटेलिजेंस की जो शेयरिंग के इस तरह टूर को छोड़ के जाना, तो ये तो जाती है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। तो मेरे ख्याल से इस पे तो बोर्ड को भी एक्शन लेना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ICC जो कि तमाम कंट्री के क्रिकेट का हेड है, तो मेरे ख्याल से इसमें ICC को भी अपना जो रिएक्शन है वो करना चाहिए कि इन फ्यूचर इस तरह के टूर वगैरह, अगर एक बॉडी है इंटरनेशनल क्रिकेट की बॉडी है ICC,
और वो सारे बोर्ड्स को लुक आफ्टर कर रहा है। मेरे ख्याल से इसमें आईसीसी का भी बनता है कि वो अपना स्टेप फॉरवर्ड करे और इन फ्यूचर जो भी सीरीज है वो ऐसे कोई भी बोर्ड खुद से जो ना उसको कैंसिल ना करे और उसको कंटिन्यू रखे। और बाकी जहाँ तक प्रूफ की बात है तो ऑब्वियसली ये एक साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि अगर आपने कल का प्रोग्राम देखा हो जिस तरह ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने ARY पे बोला है उस प्रोग्राम में काशिफा बासी के साथ कि हमारी जो मेरी इंटेलिजेंस एडवाइजरी थी ना तो वो मैंने चेंज की है और ना गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को यूके गवर्नमेंट को भी कोई इस तरह की लाइक थ्रेट वाला नहीं मिली थी, लेकिन जस्ट उन्होंने प्लेयर्स की कोरोना की वजह से कि वो लोग थक गए और मजीद हम उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आप देखें तो फिर तो हमारे प्लेयर्स से भी कोई कसूर नहीं है ना कि पिछले साल 1.5 साल से जब से कोविड आया हुआ है हमारे प्लेयर्स हर कंट्री में जाते हैं, हम तो फिर भी काफी नरमी करते हैं प्लेयर के साथ, उनको ना कोई क्वारंटीन कराते हैं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त उमर आप कह रहे हैं। मुझे ये भी बताएं कि आपकी नज़र में जो टीमें पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है उनके आने से जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हमें मद्देनज़र रखना चाहिए या पाकिस्तान को दीगर ऑप्शंस जैसे कि अफगानिस्तान है, आयरलैंड है, उनकी तरफ जाना चाहिए ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो सके और हम दुनिया को बताएं कि अच्छा अगर ये टीम्स आ सकती हैं तो दीगर टीमें भी पाकिस्तान का दौरा कर सकती है, पाकिस्तान आके पाकिस्तान के मैदानों में खेल सकती हैं। जो बात है ना कि पिछले 2.5-3 सालों में जितनी मेहनत किसी ने की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी ने की, आर्म फोर्सेस ने की, तो मेरे ख्याल से आपको सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। आपके जितने भी बड़े इवेंट्स है वो यहाँ पे हुए, PSL यहाँ पे हुए, आपके हर कंट्री के जितने भी बड़े बोर्ड्स के क्रिकेट प्लेयर्स है वो सारे यहाँ पे आके खेल चुके हैं और उन्होंने आगे मैसेज भी फॉरवर्ड किए कि यहाँ पे सिक्योरिटी का ऐसा कोई मसला नहीं है। तो फिर तो मेरे ख्याल से जो आपका ICC का जो एनुअली जो शेड्यूल बनता है टीमों के, तो वो जितने भी बड़े टीम्स हैं उनको आना चाहिए, अनलेस कि हम जो ना अभी दूसरे टीमों छोटी टीमों को बुलाए और जस्ट हम ये शो करना चाहिए कि यार पाकिस्तान तो सेफ है। नहीं, जो रूल है, जो बायोलॉजी, जो चीज़ें हैं जिनके साथ हमारी जो सीरीज है, मेरे ख्याल से चाहे वो न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी हो, मेरे ख्याल से उनको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। अच्छा उमर भाई, हम एक रवैया हमारा गैर मुल्की टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा नरमी दिखाते हैं, क्या पाकिस्तान की नरमी दिखाने को अब क्या कमज़ोरी समझा जा रहा है? क्या अब हमें अपने कवानीन या रवैये में सख्ती लानी होगी ताकि दीगर बोर्ड्स को पैगाम दे सकें कि हम वेलकमिंग हैं, कमज़ोर नहीं हैं, एक बड़ा मुल्क और अच्छी क्रिकेट टीम है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो ना, पाकिस्तान क्रिकेट का एक नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने एक वैल्यू है, पुस्तक है, और जितने भी कंट्रीज है वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, फैन फॉलोवर्स है। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आप टाइम आ गया है कि जितने हम लोगों की हॉस्पिटलिटी और जितना हम फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे थे और ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर गुल साहब हमारे साथ आप थे और इस तमाम तर मामले पे अब हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने। फवाद भाई बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आपकी टीम को बड़ा क्रेडिट जाता है सर कि आपने कल बड़ी मेहनत से हमारी डिजिटल टीम के साथ मिलके उस पर्दे को चाक किया है, बेनकाब किया है, जो कि कमोबेश हमें मालूम तो था कि ये तमाम तर जो हिलाई जा रही स्ट्रिंग्स वो कहाँ से, लेकिन सबूत देना बड़ा ज़रूरी था। तो अब न्यूजीलैंड बोर्ड और हुकूमत को जवाब देना होगा कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या थी। लेकिन ये तो जाहिर है हमारी जो एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको बड़ी क्रेडिट जाता है जिन्होंने चंद दिनों में ये सारी इन्वेस्टिगेशन करके हमारे सामने रखी और वो हमने लोगों के सामने रखी। लेकिन अभी तो ये बड़ी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है, अभी तो आपको मालूम है कल FIR हुई है और अब जो इसमें इंटरनेशनल इदारे हैं, इंटरपोल है, बाकी इदारे हैं, वो साथ जुड़ेंगे और देखते हैं कि ये कंस्पिरेसी कहाँ जाके जो है ये अनवील होती है और हमें मुकम्मल इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो कब पता चलती हैं। अब जैसे कल आपने देखा शाम को जो दूसरा एहसान के नाम से एक और मैसेज जनरेट हुआ कि नहीं ये मेरा असली मैसेज है। अब उसको भी चेक करना है कि वो मैसेज असली है या नहीं है, आवाज़ असली है या नहीं है। और फिर उसके बाद ये कि ये जो थ्रेट है न्यूजीलैंड ने वो अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं हुआ, जो जिसके ऊपर वो
एक्चुअली जिसके ऊपर उन्होंने दौरा ख़त्म किया, वो थ्रेट अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं हुआ। और न्यूजीलैंड के में जो हमारे एम्बेसडर हैं, उन्होंने कल एक डिमार्चे भी न्यूजीलैंड हुकूमत को दिया है, जिसमें एहतजाज किया है कि ये अभी तक जो है वो आपने हमें नहीं दिया है। सो ये चीज़ें हैं। अभी तो ये हमने अपनी बड़ी इब्तदाई जो तहकीकात हैं वो सामने रखी हैं। अब आगे चलेंगे तो और आगे पता चलता जाएगा कि क्या क्या मामला। अच्छा फवाद साहब, एक और चीज़ ज़रा समझाएगा। जैसे आप खुद थ्रेड की बात करें कि हमने बार बार कहा कि हमें बताया जाए, मालूमात शेयर की जाए, और नहीं की गई। इससे हम क्या समझें कि भारत सरकार बराह रास्त मुलव्विस इन कामों में है? देखिए, अभी ये कहना कबल वक्त होगा मेरे लिए, उसलिए कि जब तक हम एक पूरी तहकीकात न कर लें, लेकिन इब्तदाई जो सारी तहकीकात है उनका जो सिरा है वो भारत की तरफ जाता है। और जो डिवाइस इस्तेमाल हुई है या बाकी चीज़ें, वो सारी की सारी आपने देखा है कि उसकी जो उसका जो तमाम सिरा है वो तो महाराष्ट्र, मुंबई की तरफ जाता है। अब बाकी अब आगे देखते हैं कि कैसी चीज़ें निकलती हैं। फवाद भाई, एक चीज़ ये है कि हम सब क्रिकेट के हवाले से बड़े पैशनेट हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट, जैसे कि आपने ख़ुद भी पिछले दिनों ये देखा होगा कि अब इंग्लैंड के अंदर से ये आवाज़ें आती जा रही हैं। उनके माइकल आर्सेटन जो फॉर्मर कैप्टन हैं, उनकी फ़ीमेल प्लेयर्स हैं, वो अब ये कह रही हैं कि जी ये गलत किया ECB ने। तो कहीं आगे चल के आपको ऐसा लगता है कि जो ये क्रिकेट बोर्ड्स हैं, इनकी अफादियत कम होती जाएगी, और जो कमर्शलिज़म है, पैसा है, और ख़ास तौर पे इंडिया की जो पाकिस्तान से साफ सी बात है जो राइवलरी है, उसको वो सुपरसीड कर जाएगी? जेंटलमैन गेम को इस तरह दागदार बनाया जाएगा आगे चल के? अभी तो पैसा जो है तो जाहिर वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और लेकिन देखिए, मुझे तो खैर ये तो बिल्कुल जाहिलाना बात होगी कि 2-3 टीमें तो दुनिया में नहीं खेल सकती क्रिकेट। अगर आप पाकिस्तान जैसी सुपर पावर को, जो क्रिकेट की सुपर पावर है, इस तरह से आइसोलेट करेंगे तो वो तो फिर असरात सिर्फ पाकिस्तान पे तो नहीं होंगे, वो तो पूरी क्रिकेट पे होंगे, और उससे पूरी क्रिकेट जो है वो मुतासर होगी। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें कोई इतनी अकल उनको है कि नहीं है कि इस तरह से अल्टीमेटली तो आप पूरी अपनी क्रिकेट वर्ल्ड को मुतासर करेंगे इस तरह की बेवकूफ़ाना पॉलिसीज़ के साथ। और फवाद भाई, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी है, एक और मैं आपसे ज़रूर सवाल करना चाहूँगा, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया हमेशा से वॉर मॉन्गर ही रहा है, लेकिन अभी जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट और ये मोदी सरकार है, तब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो मुंह में पेट्रोल भर के बैठते हैं, और कोई बस नहीं चलता उनका। फेक न्यूज़ में वो इतने आगे जा चुके हैं कि अब तो उनको काबुल का सरीना होटल का 5वां फ्लोर भी नज़र आ जाता है, और उनको ऑफिसर्स भी नज़र आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। ऐसे में फवाद भाई, हम कैसे काउंटर करें उनकी इस फेक न्यूज़ का कि हम जब 5th जनरेशन वॉर, इस हाइब्रिड वॉर में दाखिल हो रहे हैं, उनकी जब मर्जी करती है, दे ऐड फ्यूल टू फायर, पूरी दुनिया में वो चीज़ फैल जाती है विदाउट एनी प्रूफ? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमारे मीडिया को ये सलाहियत पैदा करनी होगी कि फेक न्यूज़ में और रियल न्यूज़ में क्या फ़र्क है। मीडिया को इन्हीं लोगों को भी, क्योंकि हमारा जो एक मुसलसल जो है पाकिस्तान एक फेक न्यूज़ के अटैक में, और जो लॉफेयर की थ्योरी है कि एक जाली खबरें क्रिएट करके दबाव डालना। और फिर हमारे यहाँ ये भी बड़ा रवाज है सेल्फ कंडेमिनेशन का। एक हमारा ग्रुप बैठा हुआ है जिसको हर बात में हम ही अब खुद ही खराब लगते हैं, ना वो कोई उनमें अकल है, ना एनालिसिस की पावर है। चाहे वो अफगानिस्तान का मसला हो, चाहे वो बाकी जगहों के ऊपर हो, वो कोई उनको सेल्फ एनालिसिस का उनको अकल नहीं है। और ये हर वक्त, और थोड़ा सा हमें अपना इसमें इम्पोर्टेंट है, जिस तरह देखिए प्रॉब्लम यह है कि जो फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में बहुत कम डिफरेंस रह गया जी, पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। और जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, यहाँ तो वीडियोस पहचानना मुश्किल हो जाएंगी कि असली वीडियो है या नकली वीडियो। तस्वीरें तो भी मुश्किल हो गई। तो अभी ये इट्स अ वेरी वेरी आई वुड से कॉम्प्लेक्स एरिया, जिसमें कि बहुत आपको एक एक्सपर्टीज जो है वो चाहिए। ठीक है फवाद साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, मौजूद थे आप हमारे साथ। और ये एक ऐसा पहलू है जिस पर बात की जाए कम है, क्योंकि भारत जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है और जिस तरह से खिलवाड़ खेल रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए उसको। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब ने। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान से दुश्मनी में भारत इतना अंधा हो गया है कि शरफा का खेल, जेंटलमैन गेम से खिलवाड़ शुरू कर दिया इसने। आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से पेश करदा सबूतों पर ICC को एक्शन लेना चाहिए?
ये जो हमें जितनी तहकीकात वगैरह की और जिसके नतीजे में पता चला कि ये भारत से शुरू किया हुआ शासाना था, तो इसके लिए तो एक बात तो ठीक है कि हमें आईसीसी को पूरी तरह मुकम्मल आगाह करना चाहिए अपनी तहकीकात और सबूत के साथ, लेकिन दूसरी तरफ हमें उन मुल्कों से भी एहतजाज करना चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि ये यानी बरतानिया को, न्यूजीलैंड को, कि जिन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उन्होंने अगर थ्रेट अलर्ट उनके पास था, कुछ शवाहद थे या कुछ था, तो हमें उन्होंने इन पिक्चर नहीं किया। वो तो अचानक हमें उस वक्त पता लगा जब उन्होंने फैसला कर लिया कि टीम वापस जाएगी। तो इन हालात में उनके सामने भी ये शवाहद रखने हैं कि आपको बेवकूफ भी बनाया गया, और ये भी साथ हमने उनसे चैलेंज करना है कि जनाब जो शवाहद आपके पास थे जिसकी वजह से आपने ये किया, उसका भी हमें जरा जवाब दे दीजिए। और अगर आपके पास शवाहद नहीं और आपने सिर्फ इन भारत की तरफ से जो कार्रवाई उसकी वजह से किया है, तो फिर आप जिम्मेदार हैं और हम इस चीज के ऊपर एहतजाज करते हैं। तो ये दोनों मुल्क जिन्होंने ये किया, असल में जो समझने की बात है वो ये है कि ये सारे मुल्क इकट्ठे हैं चाइना के खिलाफ, चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, चाइना का बिजनेस बर्बाद करना चाहते हैं। और ये जो हमला आपके ऊपर अभी इसका सारा जो चक्कर चलाया है क्रिकेट टीम को वापसी का, ये दरअसल सीपैक के लिए एक फिजा कायम करना का है कि भारत अफगानिस्तान से तो लगातार हमले करवा रहा था, अब अगर वहां से बंद हो गए तो दुनिया को वैसे बताया जाए कि महफूज नहीं है ये, ताकि यहाँ पे चाइना भी सोचे कि मुझे यहाँ पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये दर हकीकत एक साजिश है तो आलमी, और क्वाइट पॉसिबल कि बरतानिया और न्यूजीलैंड जो है वो उनको पता हो सारे किस्से का, वो इसमें खुद शरीक हो, इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन बारसूरत हमें जो भारत के खिलाफ सबूत आए वो हमें दुनिया के सामने लाने चाहिए। अच्छा अमजद साहब, पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा है कि थ्रेट मालूमात शेयर कर लें। अब जिस तरह फेक अकाउंट से ये गेम सेट किया गया है, क्या समझा जाए कि भारतीय सरकार बराह रास्त इसमें मुलव्विस है? देखिए, ये एक दफा जब पॉलिसी दे देती है हुकूमत, तो फिर वो जिन्होंने अमल दरामद करना है वो लगातार करते रहते हैं। हर काम के लिए फिर वो हुकूमत से इजाजत नहीं लेते। उन्होंने पॉलिसी दी हुई है जो मोदी गवर्नमेंट की है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, पाकिस्तान के अंदर किसी इंटरनेशनल टीम को नहीं आने दिया जाएगा। भारत हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेला कई साल हो गए। दूसरी तरफ ये कि जो भी यहाँ पे टीम आती रही या जो हमने मैचेस कराए, उनको वो धमकियां देते रहे कि अगर आप पाकिस्तान में खेलेंगे तो फिर हम आपको आईपीएल में नहीं शामिल करेंगे। तो भारत का तो किरदार जो है वो शामिल है और उसमें बड़ा वाज़ेह है, और उसमें हुकूमत की सरपरस्ती है। वरना तो हम हुकूमत को भी अपील करते रहे हैं भारत की कि जनाब हमारे साथ मैच शायद खेलें। तो ये तो इसमें कुछ शक शुबे वाली बात नहीं है। मैंने इससे पहले, ये तो आज शवाहिद आ गए, सबूत आ गए, मैंने जब पहले दिन ही बात की तो मैंने इसमें कहा था कि आप बरतानिया का कह रहे हैं, बरतानिया शामिल है लेकिन उसके साथ भारत शामिल है, क्योंकि ये काम भारत ने सौंपा हुआ था। भारत इनको डराता है कि आप अगर खेलेंगे वहां पे फिर हम आपके प्लेयरों को नहीं आने देंगे। ठीक सर, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली से यकीनन भारत को नुकसान होगा। मुख्तलिफ हलकों में ये सवालात उठाए जा रहे थे कि अगर दोनों इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में खेलती तो शायद आईपीएल की वो रौनक ना रहती। है यही एक्चुअली पाकिस्तान को इकोनॉमिकली तबाह करना, हमारे क्रिकेट बोर्ड को कंगाल करना, ये सारे वजूहात हैं। और आपको पता है कि इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड भारत था। भारत ये काम करता रहा कई साल से अफगानिस्तान से, और टेररिज्म की वजह से हम कहते हैं कि $150 अरब का हमारा नुकसान हुआ वॉर ऑन टेरर की वजह से। वॉर ऑन टेरर हमारी सरजमीन पे उस तरह से नहीं लड़ी जानी चाहिए थी। अगर हमें तहादी थे तो हम सिर्फ अमेरिका को यहाँ से असला या आदमी ले जाने की इजाजत देते थे। लेकिन जो मुल्क के अंदर सजा पैदा हुई सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से, जो इंस्टेबिलिटी नजर आई, वो तो भारत कराता रहा। और हर वाकई का हमने भारत और एनडीएस का बताया कि ये वहां से ये हुआ। अब चूंकि वहां अफगान तालिबान बैठ गए हैं, वहां से हो सकता है फौरी तौर पे आजकल इनको दहशतगर्दी करवानी मुश्किल हो, तो वो नेचुरली ये सहारा लेंगे ये फिफ्थ जनरेशन वॉर का, जहाँ ट्रुप्स में सवाल करना पड़े, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़े। तो ये आप देख लीजिए कि इसमें शक व शुबे वाली बात नहीं। भारत के अज़ाइम हमें पता थे
पहले अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहा था, वो नहीं हुआ तो अब उस तरह कर दिया। जनरल साहब, क्या इन सबूतों के बाद अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को अपनी गलती समझ आए और वो जल्द टीम्स पाकिस्तान भेजने के लिए बातचीत करें? देखिए, टीमें वो भेजे ना भेजें, हो सकता है वो फिर भी ना भेजें, क्योंकि अगर भारत, न्यूजीलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह मिले हुए हैं एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने ये काम किया हुआ है, तो फिर उस सूरत में तो वो आपको टीम नहीं भेजेंगे। लेकिन हमें उनको शर्मिंदा करना या उनको दुनिया के सामने कटहरे में लाना, ये अमल जरूर करना चाहिए। और वो इसी तरह है कि एक तो शवाहिद आप सामने रखेंगे, दूसरी तरफ आप उनसे प्रोटेस्ट करेंगे कि आपके पास अगर कोई शवाहिद है तो आपने हमें क्यों नहीं बताया, आपने अचानक कहा जी टीम वापस चली जाए। आपकी सिक्योरिटी टीम यहाँ बैठी थी, उनको भी नहीं पता था, जो सिक्योरिटी टीम का लीडर उसको पता ही नहीं था कि क्या हुआ। पीछे से ऑर्डर आ गया क्रिकेट बोर्ड का कि जी वापस आ जाए। अब आपको घूमते कहेंगे कि जी वो क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट खास होते हैं। बहुत शुक्रिया हम जो हमारे साथ मौजूद थे, और इससे पहले फवाद चौधरी, इससे पहले उमर गुल साहब से भी जो हमने बात की, तो सबका एक ही नुक्ता है कि ये जो भारत इस खेल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, यकीनन एक बार फिर मुँह खाएगा। क्योंकि पहले उसने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की, उसमें वो मुँह की खाया, और अगर वो इस खित्ते में क्रिकेट पे कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो मैं एक शेर के थ्रू उसके इन अज़ाइम को मैं कहना चाहता हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अगर आज आप ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ, डोंट वरी, द वर्ल्ड इज़ राउंड, व्हाट गोज़ राउंड कम्स अराउंड। अगर आज आप अपनी कमर्शियलिज्म, अपने बॉलीवुड के बलबूते पे आईपीएल को इतना कामयाब करवा के इतने चौड़े हो रहे हैं, तो मत भूलिए सन 2000 से पहले जो आपकी टीम का हाल था वो वक्त दूर नहीं कि शायद वो दोबारा हो जाए। आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा हम बात करेंगे कराची की। बड़ा शहर है, यहाँ पर मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल का अंबार लगा हुआ है। आए रोज़ शहर के कचरे से शहरी परेशान नज़र आते हैं। अब तो शहरी क्या, जो बाहर से आते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी इसका खूब तस्करा हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, पूरे कराची को कचरा बना दिया है, जाकर देखें कि आप लोगों ने सियासत की नज़र कर दी है। कराची शहर को हुक्मरानी करने वाले ये जानते ही नहीं कि शहर को कैसे चलाया जाए। शहर में काम होता नजर आता है, लेकिन अब भी बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां कचरे का अंबार है, टूटी फूटी सड़कें हैं, लोगों को सफ़र करने में मुश्किलात है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लग जाती हैं। और इस पे जो मामलात है ना वो ये हैं कि सब अच्छाई की रिपोर्ट जब आती है तो बड़ी तकलीफ होती है। इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। फिरदौस भाई अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। अब तो सिंध हुकूमत को जो गवर्नमेंट के साथ साथ अब कोर्ट भी ये आईना दिखा रही है कि भाई ये आपकी रिपोर्ट कार्ड है, शहर में गो के काम हम देख रहे हैं, थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए वो नहीं हो रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कचरा, ये इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा मसला है, कब निजात मिलेगी शहर से इसको? आखिर कब हम जो है एक कचरा फ्री माहौल में सांस ले पाएंगे कराची में? देखिए, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर जब इस सिस्टम को स्टडी किया जाता है तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पास विल टू डू नहीं। जब विल टू डू नहीं होती तो उसकी वजह से ये नजर आता है। अब इस कचरे को कोई नई नहीं है, वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। दुनिया के सारे शहर कचरों से साफ होते हैं, उसके लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होती है, एक मेथोडोलॉजी चाहिए होती है जो कि जनरली सबको मालूम है। तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? उसके लिए मकसद ये होता है या तो उसके अंदर पैसे नहीं लगा रहे, और अगर पैसे लगा रहे तो पैसे पूरे लग नहीं रहे, यानी वो करप्शन ज्यादा माहौल हो गया। कराची को जितनी ट्रकें चाहिए कूड़ा उठाने के लिए, कूड़े को मैनेज करने, सबसे पहले इतना ज्यादा वेस्ट जो है वो जाया नहीं होना चाहिए। वेस्ट जो है एक वैल्यूएबल चीज है जिसको कन्वर्ट करना चाहिए थ्रू वेस्ट सॉर्टिंग। एनर्जी बन सकती है, उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। इतने बड़े शहर, 2 करोड़ के शहर में ना कोई रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, ना वेस्ट टू एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट है, और उसकी वजह से आपको बेतहाशा कचरा उठा के शहर के बाहर लेके जाना पड़ता है। और उसमें उससे ज्यादा जो सितम ज़रीफ़ी की बात है कि जो लैंडफिल साइट्स आपने बनाई हैं वो बड़ी ही अनइंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स है जो बाद में इस शहर के लिए और तकलीफदेह साबित होगी। बीमारियों का खजीना वहाँ जमा हो रहा है, और उसकी वजह से जो बाद में मामलात होंगे उसका भी शायद
कराची वालों का अंदाजा ही नहीं है। फिरदौस भाई, लेकिन सॉरी टू कट यू, मैं यहाँ पे एक सवाल जोड़ रहा हूँ। आपने जो बात की ना बड़ी वैल्यूबल है। ये जो लैंडफिल साइट्स हैं उसमें से बहुत सारी शहर के आगे पीछे दूर भी हैं, लेकिन एक लैंडफिल साइट है जामे कराची के बिल्कुल सामने, वो आपने भी देखी होगी। अब उसके सामने जामे कराची है और उसके बिल्कुल पीछे रेजिडेंशियल एरिया है। लैंडफिल साइट तो आपने बना दी, वहाँ कचरा आके डंप हो रहा है, वही कचरा वहाँ जल भी रहा है, वहीं से धुआं भी उठ रहा है। तो कोई और जगह नहीं मिली थी हमें ये लैंडफिल साइट बनाने के। एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे शहर भर, सिंध भर, पाकिस्तान भर से तलबा आके पढ़ते हैं, आपने उसकी ये वैल्यू कर दी कि मादरे इल्मी के सामने आपने कचरे का बार लगा दिया। और उसके साथ ना सिर्फ ये कि तालीम की ये तज़हीक है, बल्कि पीछे इतनी बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटी है, उसको भी आप ख़तरे में लाए हुए हैं। जी देखिए, अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी भी फर्क आ रहा है। वो गार्बेज कलेक्शन सेंटर बनाया है जो कि नहीं बनना चाहिए, आपकी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो लैंडफिल साइट नहीं है, वो गार्बेज कलेक्शन एरिया। वहां से गार्बेज उठाई जाती है और दोबारा बड़े ट्रकों में ले जाके फिर वो लैंडफिल साइट की तरफ लेके जाए। ये काम 2-3 जगह पे हो रहा है जो कि बहुत खतरनाक है। एक जगह की आपने निशानदेही की, एक जगह मैं आपको और निशानदेही कर देता हूँ कि मलीर के रिवर बेड में जो हमारी बलोच कॉलोनी है उसके पास दोबारा से हुकूमत यही काम कर रही है कि मलीर नदी के अंदर जो है उन्होंने गार्बेज कलेक्शन शुरू की है और फिर वहां जला भी रहे और बहुत डेंस पॉपुलेशन है उस तरफ। और ये इसी तरीके से एक और जो लैंडफिल साइट करीब आ चुकी है वो औरंगी से थोड़े आगे फासले के ऊपर है, जाम चक्रों वगैरह उस तरफ की लैंड साइट जो है वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और इसके बारे में जो है लैंडफिल साइट के ऊपर वहां बच्चे भी जाके कूड़ा उठा रहे हैं, अफगानी बच्चे, दूसरे बच्चे, जो कि उनकी सेहत के लिए भी मुज़र है और शहर के इतने करीब वो आ गए कि अब हमें दूसरी साइड देखिए। कूड़ा उठाना खर्चा है, ये खर्चा होना चाहिए। ये खर्चा के लिए वो कंजर्वेंसी टैक्स लेती है गवर्नमेंट, लेकिन वो लोगों से जो पैसे लेती है वो लोगों पे खर्च नहीं करती। फिरदौस भाई, आप ये बात करें कि खर्चा होना चाहिए, टैक्स लेती है वो, लेकिन टैक्स आवाम पे खर्च नहीं होता। लेकिन जब सिंध गवर्नमेंट से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं फंड से नहीं मिलते, जितने पैसे होते हैं उतना हम काम कर देते हैं, अगर पैसे मिलेंगे तो हम ज़्यादा काम करेंगे। तो ये फंड्स ना मिलने वाली जो कहानी है ना, वो 1100 अरब रुपए वाले जो पैकेज की अभी तक कहानी और उसकी अभी तक जो हम खबरें सुनते आते हैं, प्लीज़ ज़रा इसको भी वाज़ेह कीजिएगा कि फंड्स नहीं, ये भी एक मसला है कराची में काम ना करने का। देखिए, पहली चीज है कि दोनों चीजों में फर्क कर दीजिए। अव्वल तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा जो आप कह रही है, लेकिन ये जो 1100 अरब का पैकेज है वो डेवलपमेंट पैकेज है। ये शहर के अंदर तरक्की जो है ये तरक्की का है। ये जो रेगुलर काम है ना कि चीफ मिनिस्टर साहब को तनख्वाह बंद कर दे, इसके पैसे नहीं मिलते, वो तो समझ में आ सकती है कि बजट की कमी हो गई। लेकिन इस साल की 4th क्वार्टर की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं तो 96% ऑफ द रेवेन्यू व्हिच वाज प्रॉमिस्ड वाज गिवन, व्हिच वाज 18%, 18% पिछले साल से ज्यादा थी जो उसका था। तो ये कहता तो वो कहता कि हर चीज देखिए, कुछ होती है एसेंशियल सर्विसेज जिसके लिए आप चार्ज करते हैं। अब अगर आप पानी के लिए पानी का चार्ज लेते हैं तो और पानी नहीं पहुंचा सके लोगों को तो ये जुल्म में आएगा, ये चोरी में आएगा, ये धोखे में आएगा। इसी तरह अगर बिजली वाले मुझे कहे कि 10,000 यूनिट आपको दिए और पहुंचाए उन्हीं से 5,000 यूनिट, तो वो जुल्म कर रहे हैं। तो हुकूमत सिंध जिन जिन सर्विसेज के लिए पैसे लेती है वो या तो उसका चार्ज बढ़ाए लेकिन सर्विस तो प्रॉपर दे। ये कहना कि हमारे पास पैसे नहीं, ये तो आप सोचे कि 52 फायर टेंडर वफाक ने दिए में कराची शहर में, पाकिस्तान के किसी शहर में टेंडर फायर टेंडर नहीं है। आज उन 52 फायर टेंडर पे ड्राइवर्स नहीं। मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमने जब लिया था तो हमने 3 साल कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब आप कहें कि वो फायर टेंडर अब भी ना चले और जब आग लगे तो वक्त में पहुंचे नहीं क्योंकि ड्राइवर मौजूद नहीं है या वहां पानी मौजूद नहीं है, तो इसमें पैसे का कसूर है या बद इंतजामी का कसूर है या फिर विल का ना होना है। एक तो ये भी बात है ना, विल ही नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ माल कमाना, घर ले जाना। आप देखें ना कितने कितने कौन से कायम खानी थे, कितने 78 करोड़ रुपए और उनके घर से गाड़ियां और घर का हाल वो अभी देखा ही है। वो पार्क से वो एक से पार्क का था जी।
ठीक, फिरदौस साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। और अगर फिर आप बात करते हो फंड्स नहीं है तो एटलीस्ट आपके अंदर काम करने की एक विल होनी चाहिए, और मुझे लगता है फैसल जब तक आपके अंदर विल नहीं होगी फंड्स आ भी जाएंगे तब भी आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कराची जैसे शहर के लिए अगर फंड्स नहीं है तो फिर पता नहीं कहाँ के लिए फंड्स। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने औरंगी और गुजरनाला केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने रिमार्क से हैं कि वज़ीर आला सिंध मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। वज़ीर आला सिंध इक़दाम से मुतालिक 2 हफ्ते में इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करें। तो इसी पर मजीद बात भी करेंगे। अभी आपको अपडेट करें अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक कि किस तरह से तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क से गए हैं मुतासरीन को तमाम सहूलियात के साथ 1 साल में बसाया जाए। वज़ीर आला सिंध इक़दाम से मुताल्लिक 2 हफ्ते में तमाम तर रिपोर्ट पेश करें। एडवोकेट जनरल ने मुतासरीन की बहाली में फंड्स की कमी का दावा किया है। इरफान उल हक से हम बात करते हैं। इरफान, क्या रिमार्क्स हैं, बताइए। देखिए, जो तहरीरी हुक्मनामा आया है उसमें भी अदालत ने यही ऑब्जर्वेशन दी है कि जो सिंध हुकूमत का ये दावा है कि जी इरफान की आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। अदालती कार्रवाई है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने औरंगी और गुज्जर नाला केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। ये दोनों नाले ऐसे हैं जिसके हवाले से अवाम हमेशा परेशान और शिकवा को ना हमें नज़र आती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि वज़ीर आला सिंध मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। वज़ीर आला सिंध इक़दाम से मुतालिक 2 हफ्ते में इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करे। याद रहे कि कल कराची के मसाइल पर हमें देखा कि चीफ जस्टिस इंतहाई बरहम नजर आए थे और सख्त रिमार्क्स भी दिए थे। आज की अदालती कार्रवाई रही, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे इरफान से। इरफान बताएगा। देखिए, जो तहरीरी हुक्मनामा अदालत का सामने आया है उसमें भी अदालत ने यही ऑब्जर्वेशन दी है कि जो सिंध हुकूमत ने फंड्स की कमी का दावा किया है वो दरअसल काबिल कबूल नहीं है। इससे कबल जब अदालत ने हुक्म दिया था कि मुतासरीन को बचाया जाए, बहाल किया जाए और उनको तमाम मुतासरीन को नए घर बना के दिए जाएँ, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत ने ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया था कि उनके पास फंड्स नहीं हैं। ताहम ये अचानक ये मौक़िफ़ समझते बालातर है, इसलिए अदालत ने जो सिंध हुकूमत की इस्तदा थी वो मुस्तरद की और ये हुक्म दिया है वज़ीर आला सिंध को। बराह रास्त तहरीरी हुक्मनामे में भी ये दर्ज है कि 1 साल में इन मुतासरीन को नए घर बना के दिए जाएँ, तमाम तरह सहूलियात उन्हें फराहम की जाएँ जो बुनियादी ज़रूरियात की सहूलियात हैं। और इसके अलावा अदालत ने यह हुक्म दिया है कि 15 दिन में इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध के हाथ से पेश की जाए, वज़ीर आला सिंध के दस्तखत से वो रिपोर्ट पेश की जाए जिसमें ये बताया जाए कि 1 साल में किस तरह इन मुतासरीन को बचाया जाएगा। ठीक है इरफान, बेहद शुक्रिया आपका। नंदा पश्तून सकाफत वरादा मोर पाटोला निरी के टोलो पश्तून ता मुबारक वायु। यानी कि आज दुनिया भर में पश्तून सकाफत का दिन मनाया जा रहा है और मारूफ गुलकार अली जफर ने पश्तो गाना रिलीज कर दिया है। गाने की रिलीज से कबल गुलकार ने पख्तून बहनों और भाइयों के लिए पश्तो जुबान में फैसल खुसूसी पैगाम भी जारी किया है। फिर सुन लेते हैं फिर अली जफर का ये बड़ा ज़बरदस्त गाना। और मैं हम ये देख रहे हैं कि अली जफर इज फोकसिंग ऑन दी लोकल म्यूजिक। इससे पहले भी हमने देखा था कि लैला ओ लैला ओ लैला बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने गाया था। अभी ये लाशा पे खाबत मस्तूर ला लड़ौरा, ये बड़ा मशहूर गाना है जी। और जब भी ये आता है ना, हर गाने के ना अपने बीट होते हैं। जैसे कोई मज़ा आता है, कोई जैसे कोई पंजाबी अगर गाना होता है तो उस पर आपका भंगड़ा करने का दिल चाहता है। कोई सिंधी झूमर होता है तो हैं इस पे यूं ऐसे करने का दिल चाहता है। और जो अतड़ है ना वो इस पे करने का दिल चाहता है। और माशाल्लाह खूबसूरत, बहुत ज़्यादा आप देखें इसको कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो कोरियोग्राफ भी किया गया है। और जनाब हर एक जो गाने का बोल है, जैसे फैसल ने कहा ना कि वो डांस करने को दिल चाहता है। हाँ, अच्छा, आपको आए समझ या ना आए, बट म्यूजिक ऐसी यूनिवर्सल चीज है जो आपको मजबूर करती है। हाँ, और उसी बीट पे, ठीक है ना, उसी बीट पे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की सकाफत को, अपने कल्चर को हम इस तरीके से प्रमोट करते हैं ना, कि वो कहते हैं ना कि किसी भी म्यूजिक की कोई सरहद नहीं होती, कोई हद नहीं होती। तो जब आप इस तरीके से अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं तो फिर
भारत जैसे मुल्क में भी जो है वो कभी कभी लोग कॉपी करना शुरू और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि पश्तून कल्चर डे है आज, तो टीम नया दिन की तरफ से पूरी दुनिया में जितने भी हमारे पश्तून भाई हैं जहाँ जहाँ हैं उनकी मेहनत को सलाम करते हैं, उनका जो उनके जो सिन्फ में जो गयूरियत है उसको हम सलाम करते हैं, उन तमाम तर मेहनत कशों को और उन तमाम तर लोगों को कि जो है वो कहीं सरहदों पे खड़े हुए हैं और कहीं वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हर कोई जहाँ जहाँ पश्तून है वहाँ वहाँ हम उनको जो यौम सकाफत है पश्तूनों का, उनको जो है हम मुबारकबाद पेश करते हैं। इतना प्यारा कल्चर है ये माशाल्लाह, उनका जिस तरह से अंदाज है, जिस तरह से उनके कल्चर में प्यार है, यकीनन ये हमारे मेहमान नवाजी है सर, मेहमान नवाजी सामने का। और आपने एक कहा ना कि बड़ा अवामी स्टाइल अली जफर का हमेशा सर, आप देखें वीडियो में भी देखें कि पीछे अवाम ही है, यानी वो आम अवाम को आगे लेकर चलना, उनके कल्चर को प्रमोट करना मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ स्टाइल में, और हर दफ़ा एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराना, ये अली जफर के गानों का खास है। अच्छा, और जब जहाँ हम सकाफत की बात करते हैं तो वहाँ पे खानों की भी बात होती है, और जो ख़ास तौर पे पश्तून खाने हैं ना, उनका तो कोई जवाब नहीं है। वो चाहे चपली कबाब हो या फिर वो पेशावर की नमक मंडी के नमकीन गोश्त हो या फिर अफ़गान सीख बोटी हो या फिर काबली पुलाव हो, क्या ही बात है। तो ये मैं अगर चलता जाऊँगा ना, तो ब्रेक नहीं लगेगी, इसको ब्रेक नहीं लगेगी, इसको हम ब्रेक लेंगे ताकि हम भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए और आप भी रिफ्रेश हो। अगले घंटे में मजीद कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक। बच्चे हमारे अहद के बहुत 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 चालाक और पढ़ाकू हो गए। कैसे? वो ऐसे कि मर्दान मैट्रिक बोर्ड में तब बच्ची ने अनोखा रिकॉर्ड कायम कर दिया है, और ऐसा कि वो सिर्फ बराबर ही हो सकता है, तोड़ तो भैया कोई नहीं सकता। कंदील ने 1100 में से पूरे के पूरे एक भी नहीं छोड़ा, पूरे नंबर ले गई 1100 और टॉप भी कर लिया। दिलचस्प बात यह कि कोई 1100 में से 1100 लेगा तो टॉप ही करेगा ना, और क्या करेगा। हाँ, कंदील ने इस हवाले से कोई ट्यूशन भी नहीं ली है। ये सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है। घर में उन्होंने पढ़ा और ये कारनामा सर अंजाम दिया। चेयरमैन मर्दान बोर्ड ने कंदील की आइंदा माह की तमाम फीस माफ़ करने का भी ऐलान कर दिया है। तो इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है द वंडर गर्ल कंदील ने। कंदील कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और ये जो फैसल जैसे कह रहे हैं ना कि 1100 में से 1100 नंबर लेना, आप कोई इसको बैलेंस ही कर सकता है, कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकता। और सबसे हैरान की वाली बात कि आप कोई ट्यूशन भी नहीं लेती थी, बगैर ट्यूशन के इतने ज़्यादा और इतने अच्छे नंबर ले लेना। पूरे दिन का क्या शेड्यूल होता था? कितने घंटे पढ़ाई के लिए देती थी? घर में अम्मा के कामों में हाथ बटाती थी? किस तरह से पूरे दिन को मैनेज करती थी आप? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी मेहरबानी की मुझ पर और इतने बड़े मतलब मकाम से मुझे नवाजा। और इसका मैं पढ़ाई भी बहुत करती थी, मतलब मेहनत मैंने की थी बहुत ज़्यादा। तकरीबन दिन में मैं 15 आवर्स स्टडी करती थी, और इसमें इदारे का भी बहुत बड़ा रोल है। मेरे टीचर्स, मेरे सर, प्रिंसिपल, सब टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी हमारे साथ, और हर मुश्किल हालात का मुकाबला करना सिखाया था और मोटिवेट किया था, और बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग थे और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी हमारे साथ। अच्छा कंदील, वैसे एक बात ये भी होती है ना कि भाई लड़कियां पढ़ाई में बड़ी तेज़ होती हैं और घर के काम करने के साथ साथ वो इम्तहानात की तैयारी भी, कितना मुश्किल काम होता है ये? से आप सवाल करने शायद आपकी आवाज़। अच्छा कंदील, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज़ मुझे बताएगा कि जैसे मेरे को एंकर ने भी कहा कि लड़कियां पढ़ाई में नहीं हर काम में बहुत तेज़ होती है, बहुत फुर्तियां दिखाती हैं, तो घर के काम को आप कैसे मैनेज करती थी? यानी पढ़ना भी है, घर का काम भी करना है, तो ये घरेलू जिम्मेदारियां आप कैसे निभाती थी? बहुत अच्छे तरीके से मैं मैनेज कर लेती थी, मतलब हर एक चीज के लिए मैं टाइम निकालती थी। अच्छा। मैं बहुत ज्यादा, मेरे हॉबीज भी है, मतलब पढ़ाई भी करती थी, मामा के साथ भी थोड़ा सा हाथ बटाती थी, और उसके अलावा मैं पेंटिंग करती थी, स्केचिंग करती थी, अच्छा। पोइट्री भी करती थी। सब काम में मैं मतलब मैं अच्छी थी। मैं हर एक
काम के लिए मैं टाइम निकालती थी अपने लिए। यानी इसके लिए आपने पूरा दिन मैनेज किया ना कि अम्मा का हाथ भी बटाना है, पेंटिंग भी करनी है, स्केचिंग भी करनी है, अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना है। मुझे ये बताएं कि ख़वातीन स्पेशली ना अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करती हैं कि अच्छा पढ़ना है, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, ऑनर्स कर लिया, BBA कर लिया, अब हमने आगे इस फील्ड में जाना है। आपकी ज़िंदगी का क्या गोल है, क्या अचीवमेंट ऐसी है जो कि आप चाहते हैं कि मैं अब आगे चल के इस ट्रैक पे चलूँ, ये चीज़ हासिल करूँ, ये बनना चाहती हूँ मैं? मैं तो इंशाल्लाह मेडिकल करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ आगे, कैंसर की डॉक्टर। इंशाल्लाह। इसके पीछे कोई ख़ास मकसद है? जी हाँ, मकसद है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो इसमें लोगों की खिदमत करने का जो बहुत बड़ा मतलब मेडिकल ही वो मैदान है, वो शोबा है जिसमें हम अपने कौम की खिदमत कर सकते हैं। और मैं कैंसर की डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे वालिद कैंसर की वजह से फौत हुए थे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन गरीब लोगों की मदद कर सकूँ, उनका मुफ्त इलाज कर सकूँ, किसी के भी बाबा फौत ना हो। मैं सबकी बहुत ज़्यादा मदद करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह आप अपने इस मिशन में इंशाल्लाह कामयाब भी होंगी। अच्छा कंदील, मुझे ये बताएं कि जब आप पेपर्स देते हैं, तैयारी करते हैं, तो एक खौफ होता है ना कि पता नहीं इतने नंबर आ जाएंगे या नहीं आएंगे। आपने एक सोचा होता है कि अच्छा इतने नंबर तो मैं 80%, 85%, 90% तो मैं ले लूँगी नंबर। आपने क्या सोचा था कि मतलब पूरे ही नंबर आ जाएंगे, एक नंबर भी नहीं घटेगा, 1100 में से 1100? नहीं, ये तो नहीं सोचा था कि पूरे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन मुझे खुद पर यकीन था कि इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। टॉप 3 में तो आऊंगी, मुझे ये यकीन था खुद पर। क्योंकि टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मदद की, हमारे इदारे स्टूडेंट मॉडल हाई स्कूल और हमारे प्रिंसिपल सर सारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी हमारे साथ, और हमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो खुद पर और अल्लाह पर मुझे यकीन था कि वो इंशाल्लाह मेरी मेहनत रायगा नहीं जाने देगा, और खुद पर इतना यकीन था कि टॉप 3 में आ जाऊंगी, 3rd, 2nd, लेकिन ये यकीन नहीं था कि मेरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार अपने अल्लाह की। अच्छा, आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तो आपने ट्यूशन नहीं ली, पहली बात। दूसरी बात, ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने किस तरह से मैनेज किया? आप उन स्टूडेंट्स के लिए मिसाल हैं जो एहतजाज करते रहे कि जी अगर पेपर्स ना लें, अगर ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन ही ले, या इस तरह की चीज़। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, वो स्टूडेंट्स के जो ये कहते रहे कि जी लॉकडाउन था तो हम पढ़ नहीं सके? लॉकडाउन था तो स्कूल सारे बंद थे और हर एक चीज बंद थी, तो मैंने बुक्स मंगवाई थी और मैं घर में स्टडी करती थी, सेल्फ स्टडी, और ट्यूशन वगैरह नहीं जाती थी, बल्कि घर में सेल्फ स्टडी करती थी। और लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो गलत चीजों के लिए करते थे, लेकिन मैं सही चीज मतलब पॉजिटिव अपनी स्टडी के लिए करती थी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, नेट से लेक्चर्स डाउनलोड करती और हर एक सब्जेक्ट में पढ़ती। तकरीबन बहुत ज़्यादा कोर्स मैंने खुद लॉकडाउन में कवर कर दिया था। अच्छा। याद भी करती थी साथ साथ में, और राइटिंग प्रैक्टिस, कट मार्कर का इस्तेमाल कैसे करना है, प्रेजेंटेशन अपनी कैसी अच्छी बनानी है, और सब मैं घर में लॉकडाउन जो था तो घर में करती थी। नेट से मतलब बाकायदा मैं हेल्प लेती थी बहुत ज़्यादा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा कंदील, लास्ट में उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए पैगाम जो ये कहते हैं कि अच्छा इम्तिहान ना लें क्योंकि हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया तो ऑनलाइन इम्तिहान ले लें, या ओवरऑल जितना भी हमारे मुल्क में इस वक्त नौजवान तबका है, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? कि मेहनत करें बहुत ज़्यादा, सही, और अपने वालिदैन का कहना माने, अपने टीचर्स का कहना माने, और अपनी फैमिली का नाम रोशन करे, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करे, अपने इदारे का नाम रोशन करे, और हर एक मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला करे, और बहुत ज़्यादा मेहनत करें। चलें कंदील, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। अल्लाह ताला आपको दानों में इसी तरह से कामयाबी से हमकनार करे, और जो आपका ख्वाब है कि आपने डॉक्टर बनना है, लोगों का इलाज करना है, आप इसमें कामयाब भी हो। आगे बढ़ते ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं। कराची में मौसम तेवर बदलने वाला है, बदले नहीं अभी, बदलने वाला है। चंद घंटे बाद बादल बरस सकते हैं। शहर में आज दोपहर से बारिशों का इम्कान भी है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने। सरदार साहब, सबसे पहले तो वो सवाल जिसका फैसल हमेशा मुझसे कहता है कि अच्छा पकोड़े होंगे, चाय होगी, समोसे होंगे जब भी बारिश होगी, तो क्या आज हम दोपहर में इन चीज़ों की तैयारी कर लें? देखिए, इम्कान तो है आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में आज, लेकिन लाइट रेन है। अब मुझे नहीं पता कि पकोड़े इसमें होते हैं कि नहीं, लेकिन कोई अच्छी बारिश हो तो फिर ज़्यादा वो मज़ा करते हैं पकोड़े। तो लाइट है, जनरली तो लाइट है, किसी जगह पे मॉडरेट कह सकते हैं आप, और ब्रीफ से स्पेली है, कोई इतना कराची की तरफ मानसून हवाएं जो है ना, थरपारकर में तो गुज़श्ता रात
और कल अच्छी बारिश हुई है, इधर बदीन में भी हुई, ठट्ठा में भी हुई, टंडोला यार वगैरह साइड पे भी हुई, लेकिन वो उतनी शिद्दत की हवाएं यहाँ नहीं दिख रही, इसलिए लाइट टू मॉडरेट बारिश है आज भी और कल भी इसी तरह से इवनिंग आफ्टरनून या इवनिंग में चांस बनेगा। सही है सरदार साहब। वैसे वो पकौड़े की बात पे आप भी बड़े महसूस हुए, अब तो ये हालत हो गई है बारिश हो ना हो मतलब पाइप लगा के जो है ना थोड़ी शावर में बैठ जाए और वो खा ले। तो जो थोड़ी बहुत मॉडरेट भी है, कब तक इसका सिलसिला जारी रहेगा ये भी बताइए। बस 2 दिन का ही है जी, आज भी और कल मतलब मुसलसल नहीं है, ज़ाहिर है गैप्स के साथ है। आज जैसे अभी तो वार्म एंड ह्यूमिड वेदर होगा, आज भी कल भी पहले पैर यही इसी तरह गर्मी और मरतूब मौसम रहेगा और फिर आफ्टरनून इवनिंग में चांसेस होंगे। तो ऐसे ही है, कल रात तक बस ख़त्म हो जाएगा यानी फिर ज़्यादा उम्मीद हम नहीं रखे हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। तो आप कह रहे थे कि जो भी मामलात है बारिश के हवाले से थोड़े बहुत हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश हो जाए, थोड़ी बहुत ही बारिश हो जाए, एक ही पकौड़ा खा लें। स्पॉट्स में ही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हो रही होती है कराची में और वहाँ पे नहीं हो रही थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वैसे तो आपने कई होटल्स में चाय पी होगी, बट टू हैव अ नेम लाइक दैट, आज हमने उन्हीं शख्स को मदऊ किया है अपने स्टूडियो में कि जिन्होंने अपने नाम के साथ चाय वाला लगाया है, और क्योंकि उनके फ़िक्र बहुत आज़ाद है, उनकी सोच बहुत आज़ाद है, तो इसलिए उनका नाम है आज़ाद चाय वाला। सोशल मीडिया पर आपने अक्सर ये नाम सुना है, इनकी वीडियोस देखी हैं और नौजवान तबका इससे बखूबी वाकिफ़ है। आज़ाद भाई जो हैं वो कामयाब बिजनेसमैन हैं, और ना सिर्फ ये नॉट ओनली अ बिजनेसमैन बट अ लीडर, बिकॉज लीडर वो होता है जो ना सिर्फ अपने आप को सक्सेसफुल करे बल्कि अपनी सक्सेस जर्नी, अपनी सक्सेस एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ ऐसे शेयर करे कि वो बाकियों को भी एनेबल करे। जैसे कि एक जापानीज़ कहावत है कि अगर आपको किसी का एक दिन पेट भरना है तो आप उसको मछली पकड़ के खिला दें, लेकिन अगर आपको उसको ज़िंदगी भर उसका पेट भरना है तो आप उसको मछली पकड़ना सिखाएं। तो मछली पकड़ने को सिखाने वाला आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है आज़ाद चाय वाला। आज़ाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप कराची आए हैं और हम देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे भी आप मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात भी कर रहे थे। इससे पहले कि हम आपके मिशन और आपके विज़न की जानिब जाएं, मैं जानना चाहूँगा कि आज़ाद चाय वाला कौन है, कैसे अपने ज़िंदगी का ये जो नाम है ना, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट करे। ये नाम आप मतलब आपका ये नाम ही है आज़ाद चाय वाला, बचपन से होना नहीं चाहिए था। आज़ाद मछली पकड़ना सिखाने वाला होना चाहिए था। दैट्स अ रियली गुड एनालॉजी आपने दी है। नो, इट्स नॉट माय असली नेम, इट्स एन एलियास। ओके, अच्छा, तो कब आपने ये डिसाइड किया, ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, आप इब्तदाई दिनों में क्या कर रहे थे, और क्या शुरू से विजन था या फिर ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज सम टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ और आपने कहा कि यार मैं अब मैंने इधर करना है, यानी सिखाना इनको? जी। सो अगर आपको मेरी कहानी नहीं पता, थोड़ी मुख्तसर रखता हूँ। 21 साल की उम्र में मैं डॉलर मिलियनेयर बन गया, IT इंडस्ट्री की बदौलत। तो चलते चलते जब मैं 25-26 का हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि मैं पाकिस्तान आ रहा था एंड मैं जिधर भी जा रहा था मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था। मुझे इंटरनेट कैफ़ेज़ ढूंढनी पड़ती थी जस्ट टू कीप एन आई ऑन माई ऑफिस कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार, अगर मैंने IT से पैसे कमाए हैं, मैं इनको भी IT सिखाता हूँ। कोई नहीं सिखा रहा था। बच्चियाँ कॉलेज छोड़ के निकल रही हैं, दे आर फ्यूचर मदर्स, फ्यूचर यानी उन्होंने लगना है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बिटवीन गर्ल्स स्कूल एंड अ कॉलेज 40 एक इंस्टीट्यूट खोला कंप्यूटर का। सो इट वाज कार्पेटेड, इट वाज एसीड, इट वाज क्या कहते हैं जनरेटर एंड कलरफुल, जो चीज़ यहाँ पे नहीं होती, ताकि वो लड़कियाँ, उनके 2 माह रह गए थे। इन 2 माह के अंदर क्योंकि हाफ ऑफ देम वुड हैव वेंट ऑन टू फ्यूचर एजुकेशन और हाफ ऑफ देम वुड हैव हैड टू गॉन इनटू ज़िंदगी। तो मैंने उनको पहले सिखाया। तो फिर मैंने कहा दिस वर्कड इमीडिएटली। पहली बैच के अंदर 4 गर्ल्स का थैंक यू लेटर आया, 2 की जॉब्स लग गई, 2 ने वैसे थैंक यू बोला। मैं कहा दैट्स गुड। मैंने उसको रेप्लिकेट किया, 22 इंस्टीट्यूट खोल दिए। दीज वर फ्री, मेरे खर्चे पे। आई एम पेइंग फॉर द लोकेशंस, आई एम पेइंग फॉर द सेटअप, एवरीथिंग। दौरान उसके कुछ डोनेट भी किए चर्च को, मदरसों को, प्रिजन को, एक्सेट्रा के वो खुद संभालेंगे, मैंने बस इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। 4-5 ईयर्स गुजर गए, 2014-15 तक पहुंचा तो मुझे महसूस हो रहा है कि
इसका इम्पैक्ट उतना नहीं, मैं कितने खोलूँगा, मैं गवर्नमेंट तो है ही नहीं, यानी इट्स कॉस्टिंग मी मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ। वीडियो आ गया, रेहान अल्लाह वाला को देखा जी, तो आई वाज लाइक इफ़ दिस मैन कैन डू इट, हाँ ये ही इज़ गॉट द राइट आइडिया, तो मैं भी वीडियोस बनाता हूँ। तो वीडियो पहला बनाया, आई गॉट 7 व्यूज़, कोई नहीं है हिम्मत हारने वाला बंदा नहीं, यू ऑलमोस्ट यानी जीरो से हमेशा बंदा स्टार्ट करता है, छोटा स्टार्ट करता है। सो आई केप्ट पुशिंग इट, तो टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सिर्फ काम है बच्चों को ये बताना कि लोग जो आपको बताया जाता है ट्रेडिशनली वो सारा झूठ है, राइट? आपकी इज्जत होनी है दुनिया में अगर आपके पास पैसा है, हलाल। आपकी कदर दुनिया में बढ़नी है अगर आपके पास पैसा है, आपकी कदर बढ़नी है इफ़ यू हैव अ स्किल। कोई किसी को मुंह नहीं लगाता जो उनके काम नहीं आता। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। आई डोंट केयर आपके पास PhD है, डॉक्टर लगा हुआ आपके नाम के आगे, नो। अगर आप असली वाले डॉक्टर हैं, आप किसी के मर्ज़ की इलाज कर सकते हैं, उनके दुख में उसको कम कर सकते हैं, तो दे विल वैल्यू यू। तो बस वो सिखाना शुरू कर दिया। शुरू में तो बड़ा एहतजाज हुआ, उनको इस अवाम को पता ही नहीं था स्किल क्या होती है, तो आज इज्जतें दे रहे हैं, बट 4-5 ईयर्स को उसमें से गुजरना पड़ता है। बट मैं भी यानी मैं यही चीज़ आपसे पूछने वाली थी कि जब आप कोई काम करते हैं ना, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जैसे आपने ना थैंक यू कहा, इसका नेगेटिव भी मिलता है। तो अभी भी हमारी सोसाइटी में ये होता है कि अच्छा डिग्री है, लेकिन अगर आपके हाथ में हुनर है तो ये कहते हैं ना कि अगर हुनर है तो आप भूखे नहीं मरते। तो ये जो नेगेटिव कमेंट्स, लोगों की नेगेटिव सोच या उनका नेगेटिव रवैया आपने फेस किया, और ये जो था कि अच्छा डिग्री नहीं हुनर होना चाहिए, और हुनर अगर है तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप जो है नाम भी बना सकते हैं। ये समझते नहीं है कि हुनर इज़ तालीम। हुनर तालीम का बाप होता है। आप तालीम लेते हैं और फिर आप हुनरमंद होते हैं। तो मैं उनको डायरेक्टली वहाँ पे भेज रहा हूँ, ठीक है? ये कहते नहीं भाई हमने घूम फिर के आना है, अपना वक्त ज़ाया करना है, पैसा ज़ाया करना है, जवानी ज़ाया करनी है। दुनिया 18 साल की उम्र में बच्चा मार्केट में उतर जाता है, हमारा 28 पे सोचता कि यार अब्बू सिफारिश करेंगे वापडा के साथ, के इलेक्ट्रिक के साथ, हाँ मैं पहुँचूँगा। तो वी हैव दैट डिसएडवांटेज। और गरीब मुल्क को डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो भाई 14 में शुरू होना चाहिए। मैं 12 की उम्र में शुरू हुआ था टाफियाँ बेच के, एंड दैट वाज एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए, क्योंकि कुदरती एट 14 हमारे साथ हादसा ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ, एंड ही वाज द सोल ब्रेड अर्नर फॉर द एंटायर खानदान। बड़े थे खानदान के, इनके छोटे छोटे बहन भाई हैं, हम थे एक्सेट्रा। तो व्हेन यू लूज़ योर ब्रेड अर्नर, हम उधार पे आ गए थे, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मैंने कहा नहीं, मैं आई एम ब्रिटिश। तो अब्बू ने हमें, उनकी बड़ी अक्लमंदी है कि पाकिस्तान औलाद को भेजना है, उर्दू सीखेंगे, ज़ुबान सीखेंगे। आई मीन उनके बराबर के बंदे हैं, उनकी औलादें गर्क हो चुकी हैं यूके में, ठीक है? तो हिज ब्रेन वर्कड। उस वक्त उनको कहा था यार इफ्तार आप बेवकूफ़ हो, दुनिया बाहर बेचती है बच्चों को और आप यहाँ पे बेच रहे हैं, बट इट पेड ऑफ फॉर हिम। तो फिर मैं गया यूके, रेडी वगैरह लगाई, कॉन्फिडेंट था ना मैं बेच सकता हूँ, एंड द होल जर्नी स्टार्टेड। उस वक्त पहले शौक से किया, बाइक लेनी थी, अब ज़रूरत के वक्त मेरे पास वो स्किल था, वो झिझक नहीं थी, सो आई डिड इट। तो मैं लगा रहा, पैसा तो ज़रूरत थी, डिलीवरीज की, फर्नीचर बेचा, जो भी करते करते हसल बंदा करता रहता है 21 साल की उम्र में। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि 14 साल की उम्र में पाकिस्तान में ये होना चाहिए कि अच्छा बच्चे को बाहर भेजते हैं और कमाए, वो कमाओ पूत बन जाए, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते ना। मैकडॉनल्ड्स में किसी भी जगह पे बच्चा काम कर रहा है, कह देंगे जी बच्चा काम कर रहा है। बाहर के ममालिक में तो ये चीज़ कबूल है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। सो आई हैव अ सिंपल सा फ्रेज, भूखे मरो। भूखे मर रहे हो, भूखे मरते जाओ। मैं उसको मुंह नहीं लगाऊंगा, उसको वक्त नहीं दूंगा। दैट डज नॉट चेंज दैट माइंडसेट। दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग हैं, आई एम रीचिंग देम, और मेरे साथ वो मेरी मिलियनर वाली आर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक है? सो यानी आई गॉट 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑलमोस्ट ऑन यूट्यूब, मिलियन उस पर हैं फेसबुक पे, एंड मैं ऐसे से बच्चे देख रहा हूँ जो 1 करोड़ महीने में कमाते हैं, डिग्रियाँ कर ली, वो माँ बाप का पैसा ज़ाया हो गया, देन सोच बदली, एंड देर मेकिंग 1 करोड़ रुपया टुडे। क्या बेच रहे हैं? हैंड बैग्स बेच रहे हैं, यहाँ से शिप होते हैं अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है? क्या कहते हैं, पावर पॉइंट्स बना रहे हैं, देर डूइंग, क्या कहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो महीने की कोर्स करते हैं, महीने में कुछ सीखते हैं, या खुद कोर्स भी ना करें, यूट्यूब पे सीख के मुफ्त का वो लग जाते हैं। सिस्टर्स, क्या कहते हैं, बाइज, हर जगह जो एक नया तबका है, देर बिकमिंग द न्यू मिलियनर्स, नई फोर्स बन रहे हैं। एज फार एज माँ बाप हैं, वो अगली जनरेशन के लिए मैं खुश हूँ, बट इस जनरेशन को भी तो सेव करना ही है ना। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग योर प्लेटफॉर्म। यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग द जिंक्स। जो हमारी सोसाइटी है ना, हमारे जो माशरे में यही कहा जाता है कि अगर आप मिडिल क्लास हैं तो जी यू स्टडी, देन यू गेट अ जॉब, गेट मैरिड, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ।
आपको लगता है कि आपने इस जिंक्स को ब्रेक करने के करीब आप आए हैं? टूट रही है, कमज़ोर पड़ रही है उनकी डिफेंस। तो शुरू से फॉर द पास्ट काफ़ी दिहाइयाँ हमें कहा जा रहा है कि जी जॉब करनी है, जॉब करनी है। मैं कहता हूँ जॉब करने वाले पैदा कर रहे हो, लेकिन जॉब देने वाले तो भी होने चाहिए। लेकिन वो भी नहीं, जब बहुत सारी ये जॉब देने वाले जॉब जो कह रहे हैं कि जॉब करने वाले बनो, दे डोंट नॉट नो कि बॉस को चाहिए क्या। सो द कैलिबर ऑफ पीपल जो पैदा हो रहे हैं वो काम के नहीं है। अगर आप हमारी देखो, हमारी सबसे ज़्यादा जो बड़ी इनकम है ना, इस हमारा जो फॉरेन लेबर बाहर जाता है, दैट्स आवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट। पर उसकी क्वालिटी इतनी घटिया है दैट वी डोंट नॉट गेट पेड एज बराबर द फिलिपिनो गाय। इजिप्शियन के बराबर, लेबनीज़ के बराबर तक हमें नहीं पैसे मिलते, हमारी कदर नहीं है। लेकिन अगर हम अपना कैलिबर बढ़ा लें, और मैंने कल एक शो पे मिसाल दी थी बैरिस्टा की। बैरिस्टा 10,000 की कोर्स है, इधर कराची में ही होती है, लाहौर में होती है, 3 दिन की कोर्स है। आप बड़ी से बड़ी डिग्री ले लें, डॉक्टरेट की जो भी है, आपको कोई मुँह नहीं लगाएगा, बिकॉज आप मेरे लिए कर क्या सकते हो। लेकिन व्हेन दिस गाय गोज अब्रॉड, सऊदी जाएगा, दुबई जाएगा, न्यूयॉर्क जाएगा, पढ़ने के लिए भी जाएगा, तो मैं कहता हूँ ये 7 हुनर लेके जाओ। सो एट द इवनिंग यू कैन वर्क इन दिस कॉफ़ी शॉप्स। तो आप वहाँ पे कम से कम आपकी मार्केट तो है ना यार। मैं किसी होटल में, किसी कॉफ़ी शॉप में, किसी रेस्टोरेंट में ये काम तो कर सकता हूँ। 3 दिन की बात है, वो यहाँ पे 72 महीने लगा देते हैं, राइट, इन डिग्रीज, एंड दे कम आउट इज़ नथिंग। ओके अच्छा, मैं अब ये जानना चाह रहा था कि देखें ये वाली तो हमारी जनरेशन है ना पूरी, हमने ये भी देखा अपने मुल्क में कि पहले डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, उसके बाद जी उसका फीवर उतरा तो जावा और एकल का आ गया, तो सारे डॉक्टर्स उधर भागने लगे। फिर जो उसका फीवर उतरा तो जी अब MBA आ गए, तो लोग इंजीनियरिंग करके MBA कर रहे हैं। इल्म हासिल करें एंड उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हम जितना टाइम लगा कर आए हैं पीछे, इज़ इट वर्थ कि हम उसके बाद 25,000 की नौकरी करें? इज़ इट वर्थ कि हम उसके बाद 18,000 की क्लिनिक करें? एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि फ्रीलांसिंग फील्ड में पूछना चाह रहा था कि बड़े हमारे जहनों में आता है फ्रीलांसिंग। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, और क्या फ्रीलांसिंग में सिर्फ IT रिलेटेड जॉब्स हैं या IT रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर फ्रीलांसिंग में और भी दीगर चीज़ें? फ्रीलांसिंग में थोड़ा टच करता हूँ। कमिंग बैक टू जो आपने इल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रियलिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कि 99% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो आप समझते हैं कि आप इल्म लेने जा रहे हो, इट्स अ रट्टा। इल्म होता है कुछ सीखना, कुछ बदलना, आप में तब्दीली आती है, आपको सोचने देते हैं। वहाँ पे आपको सोचने ही नहीं देते। किताबें ऐसी सी जो 20 साल पुरानी हैं, ठीक है, तो उसमें इल्म की अपडेटिंग नहीं हुई। जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा था ना क्लास 10th में, वो आज भी है ना, बच्चे क्लास 10th में वही पढ़ा। अफसोस, दुनिया बदल गई है, लेकिन देख लें। सो एक तो ये मैं कहता हूँ कि इनको यूनिवर्सिटी मत भेजो, आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो, इनको कोर्सेज छोटी छोटी लगाओ, ये सेल्फ लर्निंग में लगाओ, ये दुनिया में धकेल दो। मेरे बच्चे हैं 8, 9, 10 जितनी उम्र के हैं, देर अर्निंग छोटी हैं। अबू मेरी बेटी कहती है, अबू आई गॉट अ $40 ऑर्डर, मतलब शाबाश, आई गॉट अ $10 ऑर्डर अपने iPhone 6 से, ठीक है। मेरी बेटी अगर 12 साल की इतनी काबिल है, तो आई कैन नॉट इमेजिन वो कितनी काबिल होगी जब वो 20 की होगी। शील बी अ फॉर्मिडेबल फोर्स। और मैं चाहता हूँ मेरी हर बेटी पाकिस्तान में ऐसे हो, बट हम तवज्जो ही नहीं देते कि इनको कुछ सिखाएं। पैसा ये हमें ना, वी शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग कि पैसा कमाना है, दैट्स आवर एम। ये झूठ बोलते हैं, नहीं डिग्री करेंगे, क्यों कर रहे हो डिग्री? मुझे पता है डिग्री कर रहे हो अच्छी नौकरी मिलेगी, राइट। सो वाई, मैं लफ्ज़ नहीं, आई कांट यूज़ दैट वर्ड यहाँ पे। ओके, यू कैन टेल मी लेटर। हाँ, अपने को धोखा क्यों देते हो, झूठ क्यों बोलते हो? सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। आपने पूछा फ्रीलांसिंग की बात की। फ्रीलांसिंग, यस, वास्ट मेजॉरिटी जो फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप आर्किटेक्ट भी फ्रीलांस हो सकते हो। आप किसी दफ्तर में नहीं बैठे, किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, आप एक बंदे को, क्लाइंट को पकड़ के उसका काम करके ख़त्म कर सकते हैं, दैट्स फ्रीलांसिंग। लेकिन वास्ट मेजॉरिटी इस दौर में IT वाली के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। IT स्किल्स अगर आपके पास नहीं आते तो सर्विस बेस्ड भी हो सकते हैं। वी टॉकिंग अबाउट लेडीज़ को मैं हमेशा पुश करता हूँ इनटू अकाउंटिंग। यहाँ पे बैठ के फॉरेन कंट्रीज़ की अकाउंटिंग करो। मैं कहता हूँ कि जी उनकी चैट सपोर्ट करो। हर ई-कॉमर्स स्टोर को 24 घंटे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो तो 24 घंटे खुली हैं। तो वहाँ पे एक छोटा सा होता है ना कि चैट करो किसी कस्टमर सर्विस के से बंदे से, इवन एट $1, $2 बड़ी दूर जाके वो पहुंचती है, एंड इट्स फ्लेक्सिबल। आप अपने घंटे चूज़ कर सकती हो, टाइमिंग चूज़ कर सकती हो। आई एम ओनली गोइंग टू डू अ 4-hour शिफ्ट एक्सेट्रा। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हमारी आवाम को, यानी ये थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। फ्रीलांस राइटिंग एंड ऑल। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था, बिकॉज अब फ़र्ज़ कीजिए अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मुझे आगे 5 साल का सोचना है, नाउ आई एम टू चलें लेट्स डू फ्रीलांस जर्नलिज्म या समथिंग लाइक दैट। व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ एज अ जर्नलिस्ट आई हैव इन द फ्रीलांस मार्केट? अगेन 2 बातें हैं,
5 साल का सोचना है, ये भूल जाएं जो पहले होता था, जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट अ थिंग एनीमोर। ठीक है, आप यानी पहले तो गवर्नमेंट पे हम रिलाई करते थे, वो वाकई, एंड दैट आपको पता है गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंटली चल रही है। ठीक है, तो अपने आप को तैयार रखें कि जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नया ज़माना बदलता है, मैंने भी साथ उसके बदलना है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। जहाँ तक आपकी बात करें, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स रिटन बाय टेलीग्राफ के, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक्सेट्रा जर्नलिस्ट, क्योंकि वो जो आर्टिकल्स थे वो फॉरेन के लिए थे, तो मैंने उनसे लिखवाए एंड वी पेड देम गुड। वो घर बैठे हुए थे, दे वर डूइंग द फुल टाइम जॉब्स, बस शाम को हमारे लिए आर्टिकल्स लिख रहे थे। सो इट इज़ अ वायबल ऑप्शन। अब तो आपसे बात करना बन गया ना वापसी पे। अच्छा अच्छा, एक और चीज़, एक और सवाल मेरे जहन में कि अक्सर ये कहा जाता है कि पैसे को पैसा कमाता है। अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप पैसा कमा सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी में ये सोच बहुत ज़्यादा है कि अगर आपके पास पैसा है फिर आप पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये 25, 30, 22 हज़ार वाली नौकरी पे रहे, और जैसे आपने खुद कहा कि जॉब सिक्योरिटी तो अब है ही नहीं ना। अगेन, कौन सिखा रही है जिसने कभी पैसा कमाया नहीं? मैं अगर मिलियनर हूँ आज, तो मैंने 53 रुपये 53 रुपीज़ से शुरू किया था। ठीक है, 53 रुपीज़ क्या है, सबके पास इस्तादात है ना। सो दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन। एक चीज़ होती है सर्विस, अगर आपको स्किल आ जाता है, हुनर आ जाता है, तो आप हज़ारों का बेच सकते हैं। सिंपल मिसाल देता हूँ, आपको मोटर बाइक ठीक करना आ जाता है, आपका मोटर बाइक कहीं टूट जाता है, तो दैट जेंटलमैन विल कम, 1000 रुपये आपसे ले लेगा, उसकी तफ्तीश करके उसका वो प्लग ही वापस लगाना है। लेकिन नॉलेज था ना, टूल्स क्या थे उसके पास, उसके सिर्फ हाथ थे और उसकी अक्ल थी। सो सर्विस सेक्टर में यू कैन बिकम अ मिलियनर, यू कैन बहुत ज़्यादा, यानी एक फ़िज़िकल दुकान से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बट डोंट, पैसा ठीक है, पैसा बनाता है, बट शुरू में आप शुरू कर सकते हैं बिना पैसे के। दैट्स अ मिसकंसेप्शन। अच्छा, नाउ व्हाट इफ गवर्नमेंट आती है किसी दिन और वो कहती है कि जी ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन यू नो प्रमोटिंग फ्रीलांसिंग एंड ऑल, तो हम कोई इंक्यूबेशन सेंटर या इस तरह की कोई चीज़, इस तरह का कोई अभी तक आपसे कोई राब्ता हुआ कि जी कम ऑन बोर्ड और हम मिल के जी ये काम करते हैं? मुंतज़िर हूँ, या एंड आई ग्लैडली टेक दैट पोस्ट, लेकिन मैं बड़ा रूथलेस हूँगा, मैं गर्दनें उड़ाने वाला बंदा हूँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती, ये जो हम जिस ज़िल्लत से हम गुजर रहे हैं। मैंने डिग्रियाँ, अगर मैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता तो आई वुड ड्रॉप 90% ऑफ द डिग्रीज, डॉक्टरेट को यानी मेडिसिन रहने देता, उसको इम्प्रूव करता ड्रेस्टिकली, लॉ अकाउंटिंग वगैरह जो जहाँ पे आप कुछ बनते हो, लेकिन मैं उसको भी बेहतर कर देता। मैं दरमियान में कॉलेज उतार देता, वो 2 years ऑफ आवर्स ज़रूरत नहीं है, सीधा उसको डिग्री पे यूनिवर्सिटी में ले जाता, बाकी सारी चीज़ें मैं स्कूल में ले आता। लिटरली, वाई कांट वी टीच आवर बच्चे? यहाँ पे 72 महीने की ग्राफिक डिज़ाइन की कोर्स होती है, डिग्री होती है। मैं अपना थोड़ा प्लग करने वाला हूँ, बट ज़रूरी नहीं है यू कम टू मी, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, आप भी फ्री में सीखो यूट्यूब से। मेरे हाँ 1 महीने में आप वीडियोग्राफर बन जाते हैं, 1 महीने में ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते हैं, वो 71 महीने आप कमाओ, क्या सिखाओगे आप 72 महीने में? सो मैं क्या करूँ, ये सारा कुछ स्कूल 8वीं 6वीं में ले आऊँ, मुझे भी आउट ऑफ बिजनेस कर दो, मेरा भी इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, किसी काम का ना हो। इन 2nd क्लास ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखो, इन 3rd क्लास आप प्रोग्रामिंग सीखो। वाई कांट वी डू दैट? ये हमने इतना इसको फॉर्मल बनाया हुआ है एजुकेशन इज़ कि यार बच्चों को कुछ सिखाओ, काम की चीज़ सिखाओ। तो जब हमारा 10 पे पहुँचे बच्चा, तो दुनिया में ऐसा बच्चा ना हो और डेट हैप्पी, उनको मज़ा भी आए। हमारे करिकुलम का आज़ाद भाई यही इशू है कि हमने उसको इतना ज़्यादा खींच दिया है और उसमें इतनी ज़्यादा हमने फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर दी है कि जी कोई पूछता नहीं है कि जी आपने करिकुलम अपडेट कब किया, उसमें प्रैक्टिकलिज्म जो है लैकिंग है। लास्ट थिंग, क्या आपकी होप्स हैं? अभी तक कितने स्टार्टअप्स को आप जो है वो फ्यूल अप कर चुके हैं एंड व्हाट्स योर टारगेट? मेरा खुद का पहले टारगेट था 1 मिलियन मिलियनर्स डॉलर्स में। आई एम वेरी 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 यानी बढ़ते जा रहे हैं, बीज लगा रहा हूँ, कुछ अभी 10,000 तक पहुँचे हैं, कुछ करोड़ों तक पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मिलियनर्स बन चुके हैं। तो हर स्टेज पे मेरे बंदे हैं। आपने वो की थी बात कि जी पैसे के बगैर बिज़नेस शुरू हो सकता है, मैंने पता नहीं 32 आइडियाज़ दिए हैं बगैर पैसे के शुरू हो सकते हैं। सो ऐसे करते जाता हूँ, यूट्यूब पे फेंकता जाता हूँ, फेसबुक पे लगाता जाता हूँ, टिकटॉक एक्सेट्रा, तो बच्चे वहाँ से सीखते जाते हैं। सो आज के बाद भी कुछ बच्चे आएंगे जिन्होंने मुझे डिस्कवर करना है, तो वो जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने सोचा कि 20 मिलियन यानी 200 लाख बच्चों को मैंने हुनरमंद बनाना है, वो भी जर्नी बेहतरीन जा रही है। इस हफ्ते मेरी कोर्स निकलेगी कि ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बनते हैं। मैंने वीडियोग्राफर सिखाया, तो हमने सोचा यार सबके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल सबके पास है, तो वहाँ पे सिखाते हैं। विद इन 3 months हमने ना
1 मिलियन 10 करोड़, ये करोड़ बोलते हैं सर, 10 करोड़ वीडियोग्राफर्स हमने तैयार कर लिए मारे मोटे। सो वी हैव दैट पावर यूजिंग वीडियो, गवर्नमेंट के पास जो नहीं है। वो सोचते रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे कि जी टीचर्स हायर करेंगे एक्सेट्रा, और प्लस उनका क्राइटेरिया टीचर्स हायर करने का सही नहीं है। वो डिग्री ढूंढते हैं, अच्छा इसने एमए फलाना किया हुआ है, जबकि वो 10 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, उसके पास स्किल है, वो बेहतर है। नहीं, तूने तो मैट्रिक किया हुआ है, तेरी कदर नहीं है। सो उनको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इसीलिए बोला अगर मेरे लिए कोई दुआ कर सकते हो तो पुट मी इन पोजीशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मांगनी नहीं चाहिए पोजीशन, अल्लाह माफ़ करे, बिकॉज दिस इज एन उसूल, मांगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ज़बरदस्ती कहना पड़ता है कि क्योंकि आपको लगता है ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आज का बच्चे आए ना आए, आई एम एब्सोल्युटली कॉन्टैक्टिंग यू। थैंक यू सो मच अदा चाय वाला, वॉचिंग योर वीडियोस इज़ वंडरफुल ऑन द यूट्यूब। और कितनी अच्छी बात है कि आप आने वाले जो जनरेशन है उनको एनेबल कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पे, ना सिर्फ अपने पैरों पे खड़े हों बल्कि सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर सकें। किस तरह से आप कम सरमाए में एक बड़ा कारोबार कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। जालीपन की इंतहा है, मतलब जब मैं खबर आपको बताऊंगी ना तो आप कहेंगे कि वाकई ऐसा भी हुआ है। वैक्सीनेशन सेंटर लाहौर ने लंदन में बैठे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को ही वैक्सीन लगा दी है। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर वैक्सीन का जाली इंदराज हुआ है और नादरा के पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया है। ये मतलब फैसल, ये जालीपन इसे कहें या ये गफलत कहें, इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे दानियल उमर ने हमें ज्वाइन किया। दानियल, ये क्या है? ये गफलत का मुजाहरा किया गया है, ये जालीपन है, ये पूछगछ हुई, क्या इत्तलात है अभी तक? और कोई नहीं मिला, सीधा नवाज शरीफ। जी बिल्कुल महक और फैसल, ये यकीनन बड़ी हैरानकुन खबर है कि जाली इंदराज तो बहुत सारे होते रहे हैं, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की भी वैक्सीनेशन का जाली इंदराज हो गया है। और ये लाहौर के एक वैक्सीनेशन सेंटर में जो है वो ये जाली इंदराज किया गया है उनके शनाख्ती कार्ड पर, और नादरा के पोर्टल पर भी ये अपलोड हो गया है। इस जाली इंदराज के मुताबिक नवाज शरीफ को गुज़श्ता रोज वैक्सीन की जो पहली खुराक है वो लगाई गई है, और वो वैक्सीन जो है वो उनको साइनोवैक लगी है। और जो जराये के मुताबिक ये लाहौर का कोट ख्वाजा सईद अस्पताल है जहां पर एक वैक्सीनेटर के जो पोर्टल है वहां से इस वैक्सीन का जो है वो इंदराज किया गया है। जी अच्छा दानियल, मुझे ये बताएं कि ये जिस जगह का आपने बताया, जिस वैक्सीनेशन सेंटर का बताया, ये खबर सामने आने के बाद क्या वहाँ के डेटा को चेक किया गया या वहाँ के अमले से पूछा गया कि इस गफलत का मुजाहरा कैसे कर लिया गया? और आप तो पूरी तफसील इस तरह से बता रहे हैं ना कि फलानी वैक्सीन लगी है और फर्स्ट डोज लगी है, तो ये भी फिर पता चलेगा कि सेकेंड कब लगेगी अब? जी बिल्कुल, साइनोवैक की अब सेकंड डोज जो है वो तो 28 दिन बाद ही लगेगी, लेकिन ये अब सारी चीजें जो है वो महकमा सेहत पंजाब चेक करेगा। महकमा सेहत पंजाब का यही मौक़िफ़ है कि हम ये तमाम तर जो रिकॉर्ड है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ID कार्ड पर जो इंदराज किया गया है उसको चेक करवा रहे हैं कि आया ये गलती क्यों हुई है, किससे हुई है, और इस पर तमाम तर जो इंक्वायरी है वो भी इन वैक्सीनेटर की जाएगी जिस सेंटर के अंदर हुई है। लेकिन जाली इंदराज इससे पहले भी होते रहे हैं, हम बहुत बात जो है वो ये खबरें भी कवर करते रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत हैरानकुन इसलिए है क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो इस दिन लंदन में हैं और उनके वैक्सीनेशन जो है वो कर दी गई है, उनके ID कार्ड पर जो जाली इंदराज किया गया है। तो ये सवालिया निशान है नादरा के पोर्टल्स के ऊपर भी जहां पर ये जाली इंदराज जो है वो किया जा रहा है, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो सारा निजाम है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। जी ये सबसे अहम चीज़ यही है कि नादरा के पोर्टल पर अगर ये चीज़ अपलोड हो रही है, दैट रेजेस क्वेश्चंस कि न जाने कितने ही इस तरीके के जाली काम हुए होंगे दानियाल। यकीनन कितने तरीके के जाली काम हुए होंगे। अभी जो इदादो-शुमार महकमा सेहत के पास हैं उसमें लाहौर के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनमें हजारों की तादाद में जो जाली इंदराज हैं वो किए जाते रहे हैं, और मुख्तलिफ तरह से लोग जो है वो वैक्सीनेशन के जाली इंदराज करवाए जाते रहे हैं। इस पर महकमा सेहत ने ये भी कहा था कि हम एक QR कोड जारी करेंगे, जब वैक्सीन लगवाएगा शख्स तो उसके बाद जो है वो उसका नादरा के पोर्टल पर इंदराज किया जाएगा, लेकिन वो भी जो मामला है वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से अब तक इस किस्म के जो जाली इंदराज है वो हो रहे हैं। अच्छा, इसको कंफर्म कीजिएगा दानियाल कि क्या नवाज शरीफ साहब का NIC ब्लॉक्ड है, और अगर तो है तो ब्लॉक्ड NIC पे भी हो गई वैक्सीनेशन? नवाज शरीफ साहब का जो NIC है वो ब्लॉक नहीं है, और ब्लॉक्ड जो ID कार्ड है उसके ऊपर वैक्सीनेशन, अगर ब्लॉक्ड ID कार्ड भी हो तो उसके ऊपर वैक्सीनेशन जो है वो हो सकती है, अगर एक्सपायर्ड भी हो तो उसके ऊपर हो सकती है, सिर्फ एक वैलिड NIC होना चाहिए। जी
अच्छा ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब का जो ये NIC ये ब्लॉक्ड नहीं है और अभी जो गफलत का मुजाहरा किया गया है उससे मुतालिक हम आपको बता रहे हैं। और सवाल ये उठा है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि इस वक्त मौजूद हैं लंदन में और उनको वैक्सीन लग गई है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन का जाली इंदराज हुआ है। अब इस पर सवालिया निशान है नादरा की कारकर्दगी पर और किस तरह से नादरा की कारकर्दगी बार बार एक ही, जैसे कि दानियल ने भी बताया ना फैसल, यही दफ़ा नहीं बल्कि बार बार ऐसा हो चुका है, तो ये कारकर्दगी क्यों बेहतर नहीं होती। दानियल बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे होंगे जिनके लिए तस्वीर बनाना आसान होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान से जो कागज़ को किसी भी शख्स के रूप में तराश देता है। हम बात कर रहे हैं पेशावर के सलाम आफरीदी की और सलाम हमारे साथ ही मौजूद हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये इन्होंने अपना आर्ट दिखाया था और आन की आन में इन्होंने जो है वो एक शख्सियत की तस्वीर बना डाली। तो सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? पेपर आर्ट जो है ये आपने किससे सीखा, कितने अरसे से कर रहे हैं? और मैं आपके देख रहा हूँ अक़ब में भी काफ़ी ज़्यादा आपने पर्सनैलिटीज़ की तस्वीर बनाई हुई है, किन किन की आपने ये बनाई हुई है, ज़रा दिखाएँ हमें। वालेकुम सलाम। पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जब पेंडेमिक आया था पाकिस्तान में तो उस वक़्त मैंने एक सोच लिया और वो सोच आर्ट में तब्दील हुआ और एक यूनिक किस्म की आर्ट बन गया और इंजीनियरिंग स्किल इसमें यूज़ किया। शौक़ तो आर्ट में बचपन से था, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन जो इंजीनियरिंग किया वही इंजीनियरिंग स्किल यूज़ करके एक आर्ट बन गया और एक यूनिक किस्म की आर्ट बन गया। सबसे पहले जो मैंने आर्ट बनाया था वो चलनी वाला था, पैर कागज़ वाला बन गया और पैर पत्ते वाला बन गया। अच्छा सलाम, ये आप कह रहे हैं कि शौक़ आपको बचपन से था, लेकिन इतना मुश्किल काम है, यकीनन आपके तो हाथों में ये कागज़ को ये भी आ जाए तो किसी की भी शक्ल बनाना 2 मिनट का काम हो जाता है। मुझे ये बताएं कि अभी तक कोई ऐसा चेहरा जिसको तराशते हुए आपको मुश्किल पेश आई हो? नहीं, कोई नहीं आया, क्योंकि मैथमेटिक्स और जो फार्मूले है वो यूज़ करता हूँ। इसमें तकरीबन मैं जब पिक्चर बनाता हूँ तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हिस्सा आता है वो बनाता हूँ, जो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है वो हिस्सा बनाता हूँ और इस तरह एक यूनिक किस्म की आर्ट बनता है। बहुत मुश्किल है, तकरीबन इसमें 4-5 पेपर ख़राब होते हैं, लेकिन आखिर तक मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ता हूँ जब तक बन न जाए। अच्छा, ये पेपर के अलावा ये दरख्त के पत्ते पर भी आप आर्ट बनाते हैं? क्योंकि हम वीडियो में देख रहे हैं कि पेपर तो चले आपने वो पीछे है, ये साथ वीडियो में एक पत्ता है जिस पर आपने आर्ट किया है। जी, पत्ते पर भी बनाता हूँ, वो बहुत महारत के साथ होता है। अच्छा, कितनी देर में आप ये कर लेते हैं? ये चलने वाला तकरीबन 4 डेज़ लेता है। इसके अलावा मैं MS कर रहा हूँ तो इसलिए दिन में 4-5 घंटे देता हूँ, तो वो 4 डेज़ में कंप्लीट होता है। वो जो पेपर आर्ट है वो तकरीबन 7 to 8 आवर्स लेता है और पत्ते वाला सेम पेपर आर्ट की तरह होता है। अच्छा, और ये मैं जानना चाह रहा हूँ कौन कौन से नामवर शख्सियात उनकी तस्वीर बना चुके हैं, ज़रा ये बताइए। सबसे पहले तो वालिद साहब का बनाया था पैर, इमरान खान साहब का। अच्छा। और मौलाना फजल रहमान साहब का। फजल रहमान का एक बंदा था, उसने 40,000 पर ले लिया, वो बार बार आता था, उसका बहुत ज़्यादा फैन था उसका। तो फिर तैयबुर्रगान सेब और खलील रहमान कमर सेब, और इसके बाद बस मेरा आर्ट का सिलसिला जारी हुआ। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा अगर ये आपके लिए आसान है तो आप उठा के हमें दिखा सकते हैं कि किस तरह आपने वज़ीर आज़म इमरान खान का जो है वो बनाया हुआ, या फिर वहाँ अगर कैमरामैन को बोलें तो वो थोड़ा सा ऐसे पैन कर दें। अच्छा, ये आपने बनाया इमरान खान साहब का? अच्छा, ये इमरान खान है जी, ये इमरान खान साहब का बनाया। और ये आपने बनाया ये इमरान खान के साथ उस्मान काकड़ का बनाया। और ये समा का भी आपने कुछ पीछे लिखा हुआ है, अगर ये भी आप ये समा का मैंने बनाया है। अरे वाह, ज़बरदस्त, वाह भाई वाह। अच्छा, और साथ में मैं फिर बिल्कुल उसके पीछे शायर मशरिक अल्लामा इकबाल साहब का भी पोर्ट्रेट देख रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अल्लामा इकबाल का। हाँ, अच्छा, ये क्रिस गेल है बराबर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग? क्या अल्लामा इकबाल साहब के बराबर में कौन है?
ये जी जी ये ग्रिसगेल इस एक ट्वीट ने मेरा दिल जीत लिया है, तो इसलिए मैंने उसका बनाया। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनके इस तरह से बनाने के इरादे आप रखते हैं कि अच्छा मजीद आगे? हाँ, मजीद आगे कि उनके चेहरों के भी इस तरह से आप कागज़ पे नक्शो निकाल करें। इंशाल्लाह बनाऊंगा। जो पाकिस्तान के लिए कुछ करता है तो उनके लिए बनाऊंगा, जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देता है उनके लिए बनाऊंगा। सही है। और सलाम, आपको इससे इनकम भी होती है? अभी तक तो कोई इनकम नहीं हुआ है। इसके बाद मेरा सोच है कि crypto.com एक वेबसाइट है, उस पर बहुत आर्ट यूनिक किस्म की आर्ट सेल आउट होता है, तो वहाँ के लिए मेरा इरादा है। बस वही दिन मेरे लिए बहुत लकी होगी जब मुझे उससे टिकट मिल जाए इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो हुनर है ये आगे दूसरे बच्चों में भी आप मुंतकिल कर रहे हैं, उन्हें भी आप ये आर्ट सिखाते हैं? इंशाल्लाह मेरा इरादा है जब MS कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद मेरा इरादा है इंशाल्लाह आपके जो ख्वाब है वो भी अल्लाह करे पूरे हो जाए। सलाम, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इतनी बिजी रूटीन से हमारे प्रोग्राम के लिए, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब लाहौर का रुख करते हैं। यहाँ पर हुआ फैशन शो और ब्राइडल कचौड़ था, रूसी मलबूसात की यहाँ नुमाइश की गई और मॉडल्स ने अपनी अदाओं के जलवे तो दिखाए, गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू दिखाया। और तकरीब का अहवाल हमें लाहौर से मोहम्मद कुर्बान अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। हुस्नो अदा के जलवे बखेरती 9 अमोज मॉडल्स, दुबका नक्शी सितारों और मोतियों से मुज़य्यन दीदाजेब अरूसी पहनावे। लाहौर में शादियों के सीजन की मुनासबत से फैशन एंड ब्यूटी एक्सपो सजा तो रैंप पर रंग बिखर गए। मॉडल्स ने अरूसी जोड़ों के साथ साथ बनाव सिंगार पर भी खूब तवज्जो दी। ड्रेसेस के हिसाब से जो मेकअप किया गया था वो बहुत माशाल्लाह सबके साथ मैच कर रहा था। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस हुआ। यहाँ पे मेकअप भी बहुत जबरदस्त था। फैशन के रंगों से सजी इस तकरीब में गुलकारों ने भी अपनी आवाजों का जादू जगाया। शादियों के सीजन ने दस्तक दी, इन्होंने पहनावे। खूबसूरत रिपोर्ट और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुंचा। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, बहुत सी सारी बातें करेंगे। वैक्सीनेशन करवाएं, समाजी फासले का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अब आप हंस लें।